पानी बोल देना यार बस। एक क्लास खत्म, दूसरी क्लास शुरू, दूसरी खत्म, फिर तीसरी शुरू, फिर चौथी शुरू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी बहुत ही प्यारी फूखी मैम। तुम ही लोग तो करते हो ऐसे, डोंट कॉल मी दैट बेटा, कॉल मी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, नमस्कार। यस 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 आई नो, नाइस हेयर कट यू नो। हाँ ठीक है, हेयर कट पे बेटा कम फोकस करोगे तो मार्क्स कट नहीं होंगे तुम्हारे, इस पे फोकस करोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, अरे तो क्या बाल कटवाए हैं बेटा, ब्लो ड्राई कराया है तो मैम का ना प्राइम, अभी तो तुमने बायोमोलिक्यूल पढ़ा नहीं है ना, अरे बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगी तो तुम्हें मैं बताऊंगी जब स्ट्रेट हो जाते हैं बाल तो दैट एक्चुअली इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और जो मैम के ओरिजिनल हेयर हैं दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना। समझ, जिनके पास जूलॉजी मेडिसी वाली किताब है वो खोल के देखो, बायोमोलिक्यूल्स में मैम ने एक कार्टून बनाया हुआ है ना। चलो इसी बात के साथ में बेटा क्या करते हैं, 18 तारीख 11/2024 और एनिमल किंगडम को बेटा आगे बढ़ाते हैं। हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, थैंक यू नाइस शेयर के लिए बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बेटा रिवाइज करते हैं, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था एक बारी क्विकली बेटा उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। एनिमल किंगडम पे टॉपिक पे वापस आओ बेटा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या क्या था बेटा, हमने पढ़ा कि किंगडम एनिमेलिया को हम कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं इनटू 2 सब किंगडम्स। एक होते हैं प्रिमिटिव वाले मेटाजोअन्स जिन्हें पैराजोआ बोलते हैं, और एक बेटा ट्रू मेटाजोअन्स जिसे बोला जाता है यू मेटाजोआ। अच्छा, मेटाजोआ की क्या प्रॉपर्टी थी, मेटाजोआ को हम बोलते थे ऐसे एनिमल्स जो मल्टी सेलुलर होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनमें बेटा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पहले इंजेशन फिर डाइजेशन, ऐसे बेटा ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड, ठीक है ना। ये आपने एनिमल्स की प्रॉपर्टी दिखी। पैराजोआ जो आपने बोला प्रिमिटिव मेटाजोअन्स, उसमें सिर्फ एक ही फाइलम था जिसे बोलते हैं बेटा फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है ना, और उनमें सिर्फ सेल्स ही सेल्स होते हैं। लेकिन अगर बेटा आप यू मेटाजोअन्स को देखोगे, ट्रू मेटाजोअन्स को देखोगे तो सेल्स ऑर्गेनाइज करके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइज करके बेटा ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और इनमें बेटा फाइलम्स के नाम सीक्वेंस में मेरे साथ एक बारी बेटा जोर से बोलो बेटा, फाइलम्स के नाम सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को छोड़ के बाकी सारे हो गए आपके बेटा नॉन कॉर्डेट, सारे हो गए बेटा आपके नॉन कॉर्डेट, ठीक है ना। और कॉर्डेटा हो गया कॉर्डेटा, ऑब्वियस सी बात है। फिर हमने बोला कि मैम व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हमने बोला कुछ फंडामेंटल फीचर्स होते हैं जो सब में पाए जाते हैं, उन्हीं को हम यूज करते हैं एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफिकेशन कर दोगे तो इनकी स्टडी करना बड़ा आसान हो जाता है, दैट इज व्हाई वी क्लासीफाई दी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में फिर बेटा आपने पढ़ा number 1 basis of classification, that number 1 basis of classification was level of organization बेटा, कि उनमें organizations कैसी है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम। एग्जांपल ज्यादा जरूरी है क्योंकि डेफिनेशंस तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। जिसकी बॉडी में सिर्फ सेल्स वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ने टिश्यू बना लिया वो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां टिश्यू से मिलके बेटा ऑर्गन मिल गए, ये तो तुम्हें पता ही है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइलम पॉरीफेरा, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो 2 बहनें बेटा साथ रहती हैं, दैट 2 बहनें आर बेटा टीनोफोरा एंड सीलेंट्रेटा। और फिर ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ही फाइलम में तुमने देखा था फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, और फिर बेटा तुमने देखा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से चालू हुआ बेटा, कहां से चालू हुआ बेटा, एस्केहेलमिन्थिस अप टू फाइलम कॉर्डेटा। फिर मैंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री यू कैन डिवाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इनटू एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल। अगर बॉडी के सेंटर में से प्लेन को पास किया जाए और आप किसी भी हालत में उसको इक्वल प्लेन्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते तो ऐसे एनिमल्स हो जाते हैं बेटा एसिमेट्रिकल एनिमल्स, मोस्टली पॉरीफेरेंस होते हैं एसिमेट्रिकल। फिर बात करते हो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, बेटा बॉडी आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो पासिंग थ्रू मोर देन 1 प्लेन। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ। इसमें भी 2 बहनें साथ में थी, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, बट इसमें बेटा एकाइनोडर्मिटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि मैंने कहा था बेटा
वो बच्चा मेरा नहीं है करके एकाइनोडर्म बोलता है बेटा, एकाइनोडर्म बोलता है, मैं नहीं बोलती बेटा, है ना। पता चला आधा क्लिप डाल देते हो, कुछ भी डाल सकते हो बेटा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम बुआ की बेटा, तुम बुआ प्रो मैक्स हो एक्चुअली तुम सारे, है ना। तो क्या बेटा मैंने बोला, जो उसका जो लार्वा होता है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है एडल्ट से, उसकी जो एडल्ट होती है एकाइनोडर्म की, जो एडल्ट होती है वो होती है बेटा रेडियली सिमेट्रिकल, थैंक यू भैया। और जो लार्वा होता है वो होता है बेटा बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स पासिंग थ्रू ओनली वन प्लेन, और ये स्टार्ट होता है प्लैटीहेलमिन्थेस अप टू कॉर्डेटा। इसमें आता है एकाइनोडर्मेटा एक्सेप्शन, एकाइनोडर्मेटा का हो जाता है इसमें बेटा एकाइनोडर्मेटा लार्वा, ठीक है। टुडे इज योर बर्थडे गोपिका, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बेटा, विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। जितने लोगों का बेटा हैप्पी बर्थडे है सबको हैप्पी बर्थडे, हर दिन के लिए हैप्पी बर्थडे बेटा, बर्थडे ही बर्थडे, ओके। चलो बहुत खुश रहो, खूब खुश रहो और जीवन में आगे बढ़ो। और कमेंट्स में बिल्कुल भी ये मत लिखो कि टुडे इज माय बर्थडे, ठीक है। चलो बेटा शुरू करते हैं बेटा आगे की कहानी। फिर मैंने बोला जर्म लेयर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जर्म लेयर एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो कि आपको ये हेल्प करता है बताने में कि सीलोम कैसा होगा। तो जो जर्म लेयर होती है वो होती है दो प्रकार की, 2 जर्म लेयर या 3 जर्म लेयर। तो किसी भी एनिमल की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हो तो ऐसे होता है कि एक स्पर्म है और एक बेटा ओवा है, दोनों फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट में डिविजन्स होती हैं जिन्हें एक्चुअल में क्लीवेज डिविजन्स बोला जाता है। और क्लीवेज डिविजन से बेटा जाइगोट से सिंगल सेल से बनते हैं 2 सेल्स, फिर बनते हैं 4 सेल, फिर बनते हैं 8 सेल, फिर बनते हैं 16 सेल। इस तरीके से बेटा एक स्टेज बनती है जिसे बोला जाता है गैस्ट्रूला स्टेज। गैस्ट्रूला वो स्टेज होती है बेटा जिसमें सेल्स का अरेंजमेंट बेटा जैसे जिस प्रकार से होता है उस पर बेस्ड होता है कि आप डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं या ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। जब आपको ऐसे एनिमल्स दिखते हैं जहां आपको गैस्ट्रूला स्टेज में 2 जर्म लेयर दिखती है, एक्टोडर्म एंड बेटा एंडोडर्म, दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इनमें बीच में एक नॉन सेल्यूलर लेयर भी दिखती है जो अनडिफरेंशिएटेड होती है, जो किसी बॉडी पार्ट को नहीं बनाएगी, इसीलिए वो अनडिफरेंशिएटेड है, उसे मीजोग्लिया बोलते हैं। आप अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मीजोडर्म को देखेंगे ना तो ये सेल्यूलर लेयर्स होती हैं, ये आगे जाके किसी ना किसी पार्ट को बनाएंगी, लेकिन जो आपकी बेटा मीजोग्लिया होती है ना वो किसी भी पार्ट को नहीं बनाती, अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो का मतलब ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म प्रेजेंट है, 3 जर्म लेयर, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। प्लैटीहेलमिन्थेस से शुरू किया और आपने बेटा कॉर्डेटा तक सेम चीज बोली, ठीक है। बीच में एक आपने बेटा वो बनाया था गोल, क्योंकि आपने एक सेक्शन बनाया हुआ था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। वो जो गोल आपने बनाया था बेटा जर्म लेयर में वो प्रिमिटिव गट था, वो आगे जाके गट बनाएगा। मैंने आपको आखिरी टॉपिक जो पढ़ाया था वो सीलोम के बारे में पढ़ाया था, अगर तुम लोग को याद आ रहा हो, ठीक है ना। सीलोम क्या होती है? सीलोम बॉडी कैविटी होती है। बॉडी कैविटी वो स्पेस होती है बेटा जिसमें ऑर्गन्स होते हैं। बॉडी कैविटी इज द स्पेस वेयर ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है टू पुट दी ऑर्गन्स, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है सबकी बॉडी में सीलोम बने। एसिलोमेट एनिमल्स भी होते हैं, स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स भी होते हैं और ट्रू सिलोमेट एनिमल्स भी होते हैं। लेकिन सीलोम का बनना जो है वो डिपेंड करता है आपकी मेसोडर्म वाली लेयर पे। मैं एक बारी आपको यू सीलोम वापस से रिवाइज करा देती हूं, क्योंकि आज हमें बेटा स्यूडोसिलोम से पढ़ना है। आज हम जितनी भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे ना बेटा, वो आप आज फाइलम पॉरीफेरा में अप्लाई करेंगे। मैं आपकी हेल्प 1-2 फाइलम्स तक करूंगी, उसके बाद आप स्वयं की मदद करें, ठीक है ना बेटा। अब मैं आपको बताऊंगी मैं किस बारे में कहना चाह रही हूं। मैंने आपको बोला था यार आपको ना तब तक सीलोम समझ में नहीं आएगा, एसिलोमेट या स्यूडोसिलोमेट, जब तक आप ट्रू सीलोम का ना समझो, जब तक आपको बेटा ट्रू लव का ना पता चले। सच्चा प्यार आपको तभी पता चलता है जब आपके साथ धोखा होता है बेटा, जब आपको नफरत मिलती है, जब आपके साथ गद्दारी होबे, जब आपके साथ बेईमानी होबे, तबे तुमरा बुझते पारबे सत्य प्रेम काके बोले। कौन सी भाषा बोल दी मैम ने ये? हाँ, तो सच्चे प्यार की कीमत बेटा तुम क्या जानो सपोला बाबू। हाँ, समाप्ति मैम का प्यार तुम क्या समझो सपोला आर्मी। जब मैम तुमको नहीं पढ़ाएंगी ना तब समझ में आएगा। सुनो आप तो बेटा मैंने क्या बोला था? मैंने बोला कि ट्रू सीलोम तभी समझ में आएगा बेटा, सॉरी बाकी सीलोम तभी समझ में आएंगे जब आपको ट्रू सीलोम पता चलेगा। तो ट्रू सीलोम कैसे बना था ये आपको रिवाइज करा रही हूं मैं। आपने बेटा ऐसे बनाई थी एक लेयर जिसे आपने बोला था एंडोडर्म।
फिर आपने बनाई थी बेटा ऐसे एक लेयर जिसे आपने बोला था मेसोडर्म, फिर आपने बेटा एक ऐसे लेयर बनाई थी जिसे आपने बोला था बेटा एक्टोडर्म। ठीक है ना, समझ में आया बेटा? दीज आर द 3 जर्म लेयर जिसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। हाँ, इसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है ना, जब मैं बेटा इस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, अब मैं सीलोम दिखाना चाहती हूँ, तो मैंने तो तुम्हें पिछली क्लास में एक इंफॉर्मेशन दे दी थी कि ट्रू सीलोम जो बनता है वो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है, यानी मेसोडर्म डिवाइड करता है तभी बनता है बेटा। जब मेसोडर्म की स्प्लिटिंग होती है तो सीलोम बनता है। और ट्रू सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स। ट्रू सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ साइड्स, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। मैंने कहा था जब मेसोडर्म स्प्लिट करता है तभी कैविटी बनती है, यानी कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है वो तो क्लियरली एसिलोमेट है। पॉरीफेरा में एसिलोमेट हो गया, सीनोफोरा क्या होता है, सीनो और टीनोफोरा मिक्स हो गया बेटा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों एसिलोमेट हो गए, क्योंकि इनके पास तो मेसोडर्म है ही नहीं ना। जिसके पास मेसोडर्म की कहानी नहीं, उनके पास तो सीलोम की कहानी होगी ही नहीं। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके पास मेसोडर्म है यानी कि ट्रिप्लोब्लास्ट, उनमें सीलोम बनेगा ही बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, शर्त यह है कि मेसोडर्म डिवाइड करना चाहिए। अगर मेसोडर्म डिवाइड करता है जिस तरीके से मैंने बताया तो ट्रू सीलोम बनेगी। जैसे यहां पे मैंने आपको इस डायग्राम में अगर मैं कहूं तो मेसोडर्म कुछ इस तरीके से अगर डिवाइड करती है ना बेटा, एक तो आपको एंडोडर्म दिख रहा है और एक आपको बेटा दिख रहा है एक्टोडर्म। अब यहां मेसोडर्म कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर रही है, मेसोडर्म कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर रही है कि आपको एक अंदर की तरफ मेसोडर्मल लेयर दिख रही है और एक बेटा बाहर की तरफ मेसोडर्मल लेयर दिख रही है। बीच में जो कैविटी बनी, बीच में जो स्पेस बना, इसे बोलते हैं बेटा आपका ट्रू सीलोम। इसे बोलते हैं बेटा क्या, ट्रू सीलोम। समझ रहे हो? और बेटा जी अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि ह्यूमन बॉडी से मैंने आपको रिलेट किया था ना, दिस वाज माय सपोला। सपोले की नाक बहुत ज्यादा लंबी बन गई बेटा, नाक तो लंबी है ना, हर किसी बेटा गॉसिप में तुम्हें घुसना तो होता ही है। ठीक है, ये तुम्हारी बॉडी वॉल है, ये मैंने बनाई एक्टोडर्म, ये मैंने बनाया तुम्हारा प्रिमिटिव गट से जो आगे जाके गट बना, यानी कि ये प्रिमिटिव गट था, इससे आगे जाके गट बना, तो ये हो गई तुम्हारी एंडोडर्म। जो तुम्हें ये वाली लेयर दिख रही है ना, ये एंडोडर्म। ठीक है ना, और यहां पे बेटा इस तरफ भी एक मेसोडर्म है, देखो ये मेसोडर्म, इस तरफ भी एक मेसोडर्म है। तो ये जो पूरी स्पेस बनती है ना, इस स्पेस को ही बोला जाता है सीलोम। दिस इज ट्रू सीलोम। और मैंने कहा था कि सीलोम हैज मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स। ये सीलोम है, यहां पे भी मेसोडर्म है, यहां पे भी मेसोडर्म है, ये सीलोम है, यहां पे भी मेसोडर्म है, यहां पे भी मेसोडर्म है। ठीक है ना, कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं बेटा? आपको याद, रिवाइज हो गया सारा रिवाइज हो गया बेटा? क्या मैं आगे आपको मैंने एग्जाम्पल भी बताए थे। ट्रू सीलोम शुरू होता है कहां से, एनेलिडा से। तो आप कहोगे कि मैम प्लैटीहेल्मिन्थेस भी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, एस्केहेल्मिन्थेस भी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, पर उनमें ट्रू सीलोम क्यों नहीं दिखा? उनमें मेसोडर्म थी पर उनमें फिर भी ट्रू सीलोम नहीं दिखता है। आज हम इस चीज को बेटा आगे समझेंगे। थम्स अप दे दो, ठीक है? आज सब कह रहे हैं मैम सपोले की नाक नहीं है। मैं कहती हूँ ना, मुझे बच्चों पे अगर कॉन्फिडेंस कम होता है ना कि वो सपोला है, तो बच्चे मुझे भूलने नहीं देते कि मैम हम सपोला है। जैसी बात करूं लिम्स की तो कहते हैं मैम हम तो सपोला है, नाक की मैम तो हम सपोला है। तो ऐसी नाक नहीं होगी ना, इसका मतलब है नहीं, ऐसा थोड़ी है। चलो बेटा शुरू करते हैं। तो तुम्हारी ड्राइंग तो ऐसे ही बनानी चाहिए ना। नहीं, कोबरा बनाते हैं ऐसे ना, कोबरा बन नहीं पा रहा है सही से। और फिर यहां वो साइन नहीं बनता है ऐसे उनका, कोबरा, ये कोबरा का मुंह बहुत ज्यादा बड़ा बन गया बेटा, लेकिन जीभ तुम्हारी ऐसी होगी और ये तुम्हारी आंखें, क्यूट सा कोबरा। ठीक है, अब चलो बेटा कोबरा से बाहर आओ। हाँ चलो कुछ ज्यादा ही रियल हो गया बेटा। अब हम बेटा दूसरे टाइप का सीलोम पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ए सीलोमेट बता देती हूँ, आप नहीं, सबसे पहले मैं आपको स्यूडो सीलोम बता देती हूँ। और ये स्टार मार्क करना, इसका एक ही एग्जाम्पल है, यहां से क्वेश्चन देते हैं। स्यूडोसीलोम या स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स, स्यूडोसीलोम या स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स। पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, स्यूडोसीलोम का मतलब क्या होता है, और मैंने स्टार मार्क किया, क्वेश्चन आता है। स्नेल का, स्नेल ऐसा थोड़ी दिखता है, वो स्नेल कहां दिख रहा था? अभी मैं बनाऊंगी अगले दिन तुम्हारे लिए, रुको।
यहां पे क्या होता है ना बेटा, मेसोडर्म ट्राई तो बहुत करता है कि मैं कैविटी को बनाऊं, पर बना नहीं पाता है. मेसोडर्म स्प्लिट्स बट present as scattered pouches, but present as scattered pouches, present as scattered pouches between ectoderm and endoderm. देखो यहां होता क्या है ना, ट्राई तो ये बहुत करता है कि मैं कैविटी को बनाऊं, पर ट्रू कैविटी तो बेटा तभी बनेगी ना जहां आपकी मेसोडर्म इज लाइनिंग, मेसोडर्म इज प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ सीलोम. ट्रू सीलोम तो तभी बनेगा ना. अब प्रॉब्लम ये है कि यहां ट्रू सीलोम नहीं बन पाता बेटा. देखो सीलोम बनाने की कोशिश पूरी थी, पर मेसोडर्म स्प्लिट भी करना ट्राई करता है, बट कंप्लीटली स्प्लिट कर नहीं पाता बेटा. और जब वो कंप्लीट स्प्लिट नहीं कर पाता तो कैसे स्प्लिट करता है, इसको देखो, जिसकी वजह से फॉल सीलोम हम कह रहे हैं. देखो ये हो गई, ये बनाना है बेटा बनाओ. ये हो गई तुम्हारी एंडोडर्म. बोर्ड को देखो मौत आ रही है. ये हो गई बेटा तुम्हारी एक्टोडर्म. इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. मेसोडर्म डिवाइड तो करता है, बट वो लाइन नहीं कर पाता बेटा दोनों तरफ. मेसोडर्म ऐसे पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, स्कैटर्ड पाउच, थैली जैसे. स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में बेटा मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस. स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में मेसोडर्म प्रेजेंट है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में. तो कैविटी तो बनी, लेकिन ट्रू कैविटी नहीं बनी, क्योंकि मैम ने आपको पहले ही समझाया है ट्रू कैविटी तो आप तभी बोलोगे जहां आपकी कैविटी के दोनों तरफ आपको मेसोडर्म दिख रहा है. कैविटी के दोनों तरफ बेटा आपको मेसोडर्म दिख रहे होंगे, तब आप बोलोगे ट्रू सीलोम. अब यहां बेटा इसे आपने क्या बोला, यहां आपने इसे बोला एक्टोडर्म, यहां आपने इसे बोला एंडोडर्म. यार ये बोर्ड यार शुरू करते ही इसको बेटा दिक्कत आ रही है. और ये है बेटा स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म. ये क्या है, scattered pouches of mesoderm. scattered pouches of mesoderm. और ये कैविटी बनी, पर ये ट्रू कैविटी नहीं है बेटा. ट्रू कैविटी जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, उसी को आप ट्रू कैविटी बोलते हैं. इसका एकमात्र एग्जाम्पल, और इसीलिए ये क्वेश्चन में बहुत फेमस पूछा भी जाता है, एशके हेलमिंथिस. नीमैटोडा, नीमैट हेलमिंथिस या एशके हेलमिंथिस is the only phylum where you see beta pseudocoelom, scattered pouches of mesoderm between ectoderm and endoderm. अब देखो बहुत बढ़िया कहानी, बहुत बढ़िया कहानी. अगर तुम एनसीईआरटी को देखोगे, फॉल ए सीलोम का डायग्राम कैसे बनाया हुआ है एक बार देखना. अभी देखो पहले मैं लिखती हूं. थर्ड जो सीलोम है दैट इज ए सीलोम, मतलब सीलोम है ही नहीं ना, एब्सेंट. ए सीलोमेट का मतलब ये, ए का मतलब एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ट्रू बॉडी कैविटी, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी. बॉडी कैविटी है ही नहीं. अब मैम देखो पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इनका तो समझ में ही आता है. अगर आप इनके एग्जाम्पल्स को देखो तो मैम अगर मैं सीलेंट्रेटा की बात करूं, अगर मैं टीनोफोरा की बात करूं, तो ये तो मैम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे ना. जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो एसीलोमेट इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके पास नो मेसोडर्म. जिसके पास मेसोडर्म का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, आप उसको बेटा स्प्लिट करोगे कैसे. मेसोडर्म जब है ही नहीं तो सीलोम का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा. लेकिन जब आप बेटा स्टार मार्क करके इस एग्जाम्पल को लिखिए, प्लैटीहेलमिंथिस, जब आप प्लैटीहेलमिंथिस को देखेंगे ना बेटा, तो प्लैटीहेलमिंथिस के पास तो होती है जर्म लेयर, बट इसके पास होता है solid mesoderm. And what is the meaning of solid mesoderm? Solid mesoderm का माने कि does not split.
ये स्प्लिट ही नहीं करती, और जब ये स्प्लिट ही नहीं करेगी तो मेसोडर्म बनेगा कैसे? बेटा अगर आप एनसीईआरटी में एक बार ही बेटा ए सीलोमेट का डायग्राम देखो, तुम्हें ए सीलोमेट का डायग्राम देख के बेटा क्या लगेगा? तुम्हें ए सीलोमेट का डायग्राम देख के लगेगा कि जैसे कि मानो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल को बनाया हुआ है। देखना तो एक बारी, सारे बच्चे देखिए, देखिए, यस, ए सीलोमेट का जो डायग्राम बनाया हुआ है ना बेटा, ऐसा लगेगा जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का डायग्राम बनाया हुआ है। वो इसीलिए बनाया हुआ है क्योंकि मेसोडर्म डिवाइड नहीं करती है। जब मेसोडर्म डिवाइड नहीं करती है तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बना के दिखाए होंगे कि मेसोडर्म डिवाइड ही नहीं की, मेसोडर्म अंदर अभी भी इंटैक्ट प्रेजेंट है। किसी को यहां तक बेटा, किसी को कोई दुखदर्द समस्या एक बारी मुझे बताओ, क्या ये समझने में कोई कठिनाई बेटा किसी को भी? प्लैटीहेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी ए सीलोमेट कैसे होता है, ये बात सबको समझ में आई? बताओ, ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी ए सीलोमेट कैसे होता है, सबको समझ में आया? यानी कि एक एनिमल्स होते हैं ए सीलोमेट, एक एनिमल्स होते हैं स्यूडो सीलोमेट, एक एनिमल्स होते हैं ट्रू सीलोमेट। जब आप ए सीलोमेट बोलते हैं तो सीलोम एब्सेंट होता है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद ए सीलोमेट है क्योंकि उनमें सॉलिड मेसोडर्म है। फिर आपने बोला कि मैम स्यूडोसीलोम होता है, मेसोडर्म स्प्लिट करना स्टार्ट तो करती है बट कंप्लीटली स्प्लिट नहीं कर पाती। इट इज प्रेजेंट एज पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्म। एक इकलौता फाइलम, एक इकलौता फाइलम बेटा, फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। ठीक है, डन 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 डन। डन 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 डन, एक थम्स अप दे दो। देखो अब बेटा हमारा बेटा ये नंबर रोमन नंबर कौन सा था? ये सीलोम का नंबर रोमन नंबर 4 था। आई थिंक अभी 5th होने वाला है बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में 5th। अच्छा देखो, अब मैं ना तुम्हें एक चीज बता रही हूं, बॉडी प्लान। डायरेक्टली बॉडी प्लान एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट ये कर लो। बहुत ज्यादा डिटेल में मत करो क्योंकि वर्ड टू वर्ड तो एनसीईआरटी में बॉडी प्लान नहीं दिया हुआ, बट बॉडी प्लान विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो, बॉडी प्लान ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली ऐसे नहीं दिया हुआ, बट दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द एनिमल्स। ठीक है ना? अच्छा, बॉडी प्लान जो होते हैं बेटा, ये 3 प्रकार के बॉडी प्लान्स होते हैं। आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में करो, पोर्ट्रेट में ही आ जाएगा, लैंडस्केप करने की कोई जरूरत नहीं है। एक होता है बेटा बॉडी प्लान जिसे बोला जाता है सेल्यूलर एग्रीगेशन। एक होता है जिसे बोला जाता है सेल्यूलर एग्रीगेशन बॉडी प्लान। ये तो बेटा तुम में से सारे बता देंगे कि सबसे प्रिमिटिव वाला किसके पास होता होगा। दूसरा बॉडी प्लान होता है बेटा जिसे बोला जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, जिसे बोला जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और तीसरा बॉडी प्लान होता है बेटा जिसे बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तीसरा बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है ना? These are the 3 types of body plan. Very good. Porifera, cellular aggregation. मतलब यहां तो बॉडी प्लान डिफाइंड ही नहीं है, यहां तो है ही नहीं कुछ बेटा जो आप डिफाइन कर सकते हो। यहां तो टिश्यूज ही नहीं बनते हैं, यहां तो सिर्फ सेल्स ही सेल्स है, एग्रीगेटेड सेल्स है। और ये टर्म एनसीईआरटी में दी हुई थी सेल्यूलर एग्रीगेशन। यहां तो आप कुछ डिफाइन ही नहीं कर सकते इनके बॉडी प्लान को, ओनली सेल्स आर प्रेजेंट। एक ऐसा बॉडी प्लान जहां ओनली सेल्स प्रेजेंट, वो सेल्यूलर एग्रीगेशन होते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है। और एग्जाम्पल जैसे कि आप सबने एकदम करेक्ट बताया, एक इकलौता हमारा बेचारा प्रिमिटिव फाइलम पोरीफेरा। यार पोरीफेरा के पास और कुछ नहीं है बेटा जीवन में, सिर्फ सेल्स ही सेल्स है। फिर आते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। बेटा ब्लाइंड ट्यूब्स किसे कहते हैं? ब्लाइंड ट्यूब्स। अगर ट्यूब के मामले में ना, ये तुम्हें कहीं ना कहीं ब्लाइंड वर्ड ना लिम्फेटिक लिम्फ पढ़ाते वक्त में बताया है। जब आप बेटा किसी भी ट्यूब को ब्लाइंड कहते हैं ना, तो ब्लाइंड का मतलब होता है
एक ऐसी ट्यूब जिसमें एक छोर तो क्लोज्ड है और एक छोर ओपन है, मतलब एक साइड से वो ट्यूब क्लोज्ड है और एक ही तरफ से वो ओपन है, उसे ब्लाइंड ट्यूब कहते हैं। हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो ब्लाइंड ट्यूब्स नहीं होती हैं, उनके तो दोनों तरफ ओपन एंड्स होती हैं, ओनली वन ओपनिंग। वेरी गुड। हेपेटिक सीका में भी मैंने तुम्हें बताया ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, यस यस एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। कॉकरोच में भी बताया, यस। तो हेपेटिक सीका भी ब्लाइंड क्यों होती है? क्योंकि एक तरफ से क्लोज्ड और एक तरफ से ओपन होता है, ठीक है ना। ब्लाइंड का मतलब होता है जो एक तरफ से बेटा क्लोज्ड होता है, ठीक है। जब आप ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं तो इनकी, जैसे मैं हाइड्रा ही बना के बता देती हूं, जैसे इन एनिमल्स को देखोगे ना तो इन एनिमल्स की बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग है बेटा बॉडी के अंदर, जैसे कि जो मैंने ये बनाया हुआ है। तो एनी एनिमल दैट हैज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, इसके बारे में हम लिखते हैं ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट, ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट, ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट that act as mouth, that act as mouth as well as anus, as well as anus। एक ऐसा बेटा एनिमल जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही ओपनिंग है और वही एक ओपनिंग से बेटा एंट्री भी होगी और उसी एक ओपनिंग से बेटा एग्जिट भी होगी। तो एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट एक ही है। क्या हमारा ऐसा होता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होते भी नहीं है, हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होते हैं, हमारी 2 सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं। ईयू फ्यू करने की जरूरत नहीं है बेटा, काय के डॉक्टर्स बनोगे तुम, ठीक है ना। इसमें यू कर रहे हो यार, ये तो बेचारा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा जो होती है, दोनों बहनें तो बेटा मजे में साथ साथ घूम रही हैं। देखो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों बेटा जो होती हैं ब्लाइंड सैक होती हैं, लेकिन साथ में इनका एक ब्रदर भी आ जाता है बेटा, हेलो ब्रदर, दैट इज बेटा प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो याद रखिए ये तीनों साथ में कहां कहां हैं बेटा, एक आपकी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में ये तीनों साथ हैं और एक एसिलोमेट में ये तीनों साथ साथ हैं। ओनली वन ओपनिंग बेटा एक्ट एज अ माउथ एज वेल एज एनस। द फाइलम्स आर सिलेंट्रेटा, द फाइलम्स आर टीनोफोरा एंड द फाइलम्स आर प्लैटीहेल्मिन्थेस। अच्छा, क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि इसी से आप एक्चुअल में एलिमेंट्री कैनाल को डिफाइन कर सकते हो? वैसे तो तुमने डाइजेशन वाला चैप्टर बेटा मेरे साथ अभी पढ़ा नहीं है क्योंकि डिलीटेड टॉपिक है। अगर कभी तुमने जिंदगी में डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर पढ़ा है ना, ह्यूमन डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम किसी के भी एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट या इनकम्प्लीट किस बेसिस पर बोलते हैं, किस आधार पर आप एलिमेंट्री कैनाल्स को ओपन कंप्लीट या इनकम्प्लीट बोलते हैं, वो डिपेंड करता है बेटा उनके पास कितनी ओपनिंग्स है। अगर किसी की भी एलिमेंट्री कैनाल में माउथ भी है एज वेल एज एनस भी है तो बेटा 2 सेपरेट ओपनिंग है, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जहां 2 ओपनिंग्स होती है, माउथ एंड एनस। बट ऐसे एनिमल्स जिनके एलिमेंट्री कैनाल में केवल एक ओपनिंग होती है, जैसे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान वालों के, इनमें तुम देखना सब में होगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहीं से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की भी बेटा रेफरेंस समझ में आ जाएगी। पढ़ा है आपने? हाँ ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। अब यहां ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों कहते हैं, लेकिन यहां ट्यूब विद इन ट्यूब क्यों कहते हैं, अभी मैं आपको एक ह्यूमन ही बना के समझा देती हूं। तो ह्यूमन का बॉडी जो है उसको एक ट्यूब माना और इसके अंदर जो ट्यूब है इसको एक अनदर ट्यूब माना, ठीक है ना। अब बेटा पूरी ड्राइंग में नहीं कर रही हूं कि सब कुछ बना के आपको बताएं, अभी मैंने तो लंग्स की जगह पे इंटेस्टाइन बना दिया है। अरे यार, तो आप समझ जाओ मैं कहना क्या चाह रही हूं, ठीक है ना, आप समझ जाओ मैं कहना क्या चाह रही हूं। एक्चुअल में ऐसा लगता है ऐसी एनिमल्स की बॉडी में, जैसे बॉडी को एक ट्यूब माना, आपकी बॉडी जो है वो एक ट्यूब है। अब मैं समझाती हूं, वेट करो पेशेंस के साथ। और उसके अंदर एक और ट्यूब है जो तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल है। डायलिसिस बन गया ऐसा लग रहा है। समझो मेरी बात को बेटा, समझो मेरी बात को।
वो वाला पेन है ट्रांसपेरेंट वाला पेन किसी के पास जिसके अंदर आपको रिफिल दिख रही होगी, ट्रांसपेरेंट वाला पेन जो जिसकी ग्लास प्लास्टिक की बॉडी है और अंदर जो रिफिल दिख रही है, इमेजिन करो जो रिफिल दिख रही है ना वो तुम्हारा गट है, वो तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल है, और जो वो तुम्हारा जो प्लास्टिक वाला जो बाहर की तरफ बेटा पेन में प्लास्टिक है ना वो तुम्हारी बॉडी है, ऐसे मानो। तो तुम्हारी जो बॉडी है वो एक ट्यूब की तरह है, जो तुम्हारे पेन है वो उसकी जो ग्लास की बॉडी हो गई, या प्लास्टिक की, ग्लास की तो तुम क्या ही करोगे बेटा, कांच की, प्लास्टिक है ना। उसके अंदर बेटा जो रिफिल है वो तुम्हारी एलिमेंट्री कैनाल है। ट्यूब के अंदर ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब एलिमेंट्री कैनाल इज अ ट्यूब दैट इज प्रेजेंट विद इन अनदर ट्यूब विच इज योर बॉडी, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, है ना। इनका तो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंदर जैसे लग रहा है कि सैक, झोले जैसा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, इट हैज बेटा 2 सेपरेट ओपनिंग्स, 1 इज माउथ एंड 1 इज एनस, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी क्या है बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब। सो बॉडी इज अ ट्यूब, body is one tube, and then beta your elementary canal is another tube. Your elementary canal is another tube, ठीक है ना। यहां पे हम लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 2 separate openings, 2 separate openings, 1 mouth and another anus। तो 2 सेपरेट ओपनिंग तुम्हें दिख रही है यहां पे, माउथ एंड द अदर वन इज एनस। ऑफ कोर्स एशके हेलमिंथेस से शुरू करके कॉर्डेटा। एग्जाम्पल, तो यानी कि बेटा अगर तुमसे पूछा जाए एशके हेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इनमें कैसा एलिमेंट्री कैनाल होगा, कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, तो आप कहोगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि आपको बॉडी प्लान पता है। तो बॉडी प्लान पर ही बेस्ड होता है कि इनमें बेटा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा दिखेगा। कोई समस्या बेटा? तो जब मैं अभी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको ऑलरेडी ये पॉइंट्स पता है। डन 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 कर लो। फिर आएंगे मेटामेरिज्म। डन? सुना सुना नाम लग रहा है मैम। चलो, सो दिस इज 5th। नंबर 6 बेटा, नंबर 6 मेटामेरिज्म। अच्छा, मेटामेरिज्म सुना सुना कहां लग रहा है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहां पढ़ाई गई है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म तुम लोगों को मैंने कहां पढ़ाया बेटा? नॉट डन येट? तो बेटा सो रहे थे क्या? नॉट डन के लिए पिटाई पड़नी चाहिए बेटा। क्या तुम कहानी लिख रहे हो क्या? कोई 30 सेकंड्स का टाइम दे रही हूं, जरा जल्दी जल्दी नोट करो। कॉकरोच में पढ़ा था, यस। और मैंने कहा था कि यहां पे आपको और बेटर मैं समझाऊंगी कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती क्या है ना। जब आप बेटा मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो एक्चुअल में क्या कहते हैं, पर क्वेश्चन क्या आता है ये पहले बता देती हूं। क्वेश्चन ये आता है कि ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन कौन से फाइलम्स में आपको दिखती है। 3 ही ऐसे फाइलम्स हैं, इनमें आपको कोई बेटा इसको आपको फर्दर क्लासीफाई और नहीं करना है ना। इसको आपको फर्दर क्लासीफाई और नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि होती क्या है ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और दूसरी बात आपको कौन कौन से फाइलम्स में दिखती है। जब आप मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये सेगमेंटेशन का एक टाइप है, ये आपको केवल और केवल 3 फाइलम्स में दिखती है। फाइलम बेटा
एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम कॉर्डेटा। केवल और केवल यही 3 फाइलम्स ऐसी हैं जहां आपको मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी दिखती है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स। क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछेंगे, फिर आपसे डेफिनेशन पूछेंगे। डेफिनेशन भी मैं आपको बता देती हूं, पर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स। याद रखना, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। व्हाट इज मेटामेरिज्म या मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी? सो दिस इज अ टाइप ऑफ segmentation where body can be, या तो ऐसे लिखो, body can be externally or internally or both way divided into segments with serial repetition of at least some organs with serial repetition of at least some organs। अभी मैं समझाती हूं होता क्या है, ठीक है ना। होता क्या है, जब आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं तो देयर आर ओनली 3 फाइलम्स जहां मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखती है, एनालिडा, और जो आप पढ़ चुके हो ना उसी के एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगी। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इन्हीं में आपको बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म दिखती है, राइट। हमने क्या कहा, हमने कहा अनीक बेटा मैं समझा रही हूं, अभी वेट करो। मैंने कहा ये एक सेगमेंटेशन का टाइप है, और ये एक ऐसा सेगमेंटेशन का टाइप है जिसे आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन तभी बोलते हैं, आप कह रहे हैं बॉडी में या तो तुम्हें बाहर से सेगमेंटेशन दिख रही है, कॉकरोच में दिखती है बाहर से सेगमेंटेड बॉडी दिख रही है, या अर्थवर्म में बाहर से सेगमेंटेड बॉडी दिखती है। आप या तो कहें कि बॉडी एक्सटर्नली आपको सेगमेंट दिख रहे हैं, क्या तुम में दिख रही है? तुम और मैं भी तो कॉर्डेटा हैं, क्या हमारी बॉडी में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दिख रही है क्या बेटा? नहीं, पर हम फिर भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं होती है, या तो बॉडी में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो, या तो इंटरनल सेगमेंटेशन हो, या बोथ सेगमेंटेशन हो। लेकिन शर्त क्या है, बॉडी इंटरनली सेगमेंट्स में इस तरीके से डिवाइडेड है या एक्सटर्नली इस तरीके से डिवाइडेड है विद सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स के आपको सीरियल रेपिटेशन दिखेगी, मतलब कि सेगमेंट में वो प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि आपने, क्योंकि कॉकरोच पढ़ा हुआ है तो आपको पता है कॉकरोच की बॉडी में हार्ट के बारे में आपने पढ़ा है, क्या हार्ट के चेंबर सेगमेंटली रिपीटेड होते हैं? 13 चेंबर हार्ट। सारे ऑर्गन्स का रिपीटेशन आपको नहीं देखना है, बट एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। सो यू कैन सी सेगमेंटली आपके हार्ट का चेंबर भी तो बेटा आपका नहीं, इनके हार्ट का चेंबर रिपीटेड है, आपके में भी बहुत सारे ऑर्गन्स रिपीट होते हैं। आप अपने वर्टिब्रल कॉलम को देख लो, सीरियली अरेंज जो होते हैं वो भी सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, सीरियली रिपीटेड। आप अपने रिब्स को देख लो बेटा, दे आर ऑल्सो बेटा इंटरनल भी बेटा हो सकता है सेगमेंटेशन, जरूरी नहीं है कि आपको बॉडी के बाहर से सेगमेंट दिखे। शर्त ये है विद सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स का सेगमेंटली रेपिटेशन होना चाहिए, और जब रेपिटेशन होगी तभी आप वैसी सेगमेंटेशन को मेटामेरिकली सेगमेंटेड बोलेंगे। हो सकता है कि अदरवाइज भी सेगमेंटेशन हो, बट आपको सीरियल रेपिटेशन नहीं दिख रहा, सीरियल रेपिटेशन नहीं दिखेगा तो फिर बेटा वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन की सबसे खास बात, या तो एक्सटर्नली डिवाइडेड हो, इंटरनली डिवाइडेड हो, या बोथ वे डिवाइडेड हो विद सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, जैसे कि चेंबर्स ऑफ हार्ट इन कॉकरोच।
चेंबर्स ऑफ हार्ट इन कॉकरोच। फटाफट से बेटा, ये अभी तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा, जल्दी 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 कर लो, जल्दी 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 बेटा नोट कर लो, ठीक है? यस, डन। यस, डन 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 डन। अब देखो सुनो, अब देखो सुनो बेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अलावा एक और कैरेक्टर होता है जो आपको सिर्फ एक ही फाइलम में दिखता है, और वो होता है आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का एग्जाम्पल ही सिर्फ कॉर्डेट है। जब मैं आपको कॉर्डेटा को डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं कॉर्डेटा का एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बना के बताऊंगी, जहां मैं आपको नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लेट्स, फेरेंजियल गिल स्लेट्स, पोस्ट एनल टेल सबको बना के बताऊंगी। बट यहाँ एक और कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में थोड़ा सा भी यहाँ लिख लेते हैं। आगे कॉर्डेटा जब पढ़ाऊंगी तो और भी चीजें इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। नंबर जो 7 बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है, दैट इज नोटोकॉर्ड। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होता है तो वो सिर्फ एक इकलौता एग्जाम्पल बन जाता है, लेकिन क्या अभी हमारे पास नोटोकॉर्ड है क्या? अगर आपके और मेरी बॉडी के अंदर देखें, हम भी तो कॉर्डेट है, क्या हमारे पास नोटोकॉर्ड है? नोटोकॉर्ड इट इज अ मीजोडर्मली डिराइव स्ट्रक्चर। ये एनसीईआरटी में दिया है बेटा, इट इज अ मीजोडर्मली डिराइव स्ट्रक्चर। जब मैं मीजोडर्मली कह रही हूं, इसका मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मीजोडर्म से ओरिजिनेट हुआ, वो मीजोडर्मली डिराइव स्ट्रक्चर हो गया। मीजोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर, मीजोडर्मली डिराइव स्ट्रक्चर, रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर only present in chordates। एक इकलौता फाइलम जो इसका एग्जाम्पल है, दैट इज कॉर्डेट। हमारे पास है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में था। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। मैं आगे आपको, इसलिए मैंने बोला ना, जब मैं आगे आप नोट कर लो, जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे, आप कॉर्डेटा तो हो, फाइलम कॉर्डेटा, बट आप सब फाइलम क्या हो बेटा? आप सब फाइलम वर्टिब्रेटा हो। आप सब फाइलम वर्टिब्रेटा हो, और सब फाइलम वर्टिब्रेटा होने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है जहां नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाए वर्टिब्रल कॉलम से। कैसे रिप्लेसमेंट होता है, क्या कहानी है, वो तो हम बेटा आगे पढ़ेंगे, जो भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है। बट हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में था, जब हम एम्ब्रियो थे तो हमारे पास नोटोकॉर्ड था। तो नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस कभी भी अगर है आपके पास ना, चाहे एम्ब्रियोनिक लाइफ में, चाहे एडल्ट में, कभी भी जीवन के किसी भी स्टेज में अगर आपके पास नोटोकॉर्ड है तो आप कॉर्डेट, अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉन कॉर्डेट। जैसे मैं एनसीईआरटी ने ना एक एम्ब्रियो का डायग्राम बना के बताया, ऐसे। जब हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ को आप देखोगे ना बेटा, हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो ये मुझे बेटा तभी बढ़ाना था जब मैं आपको कॉर्डेट पढ़ाती, बट चलो कोई बात नहीं, यहीं पे बता देती हूं। एक हमारे पास दिखती है बेटा नर्व कॉर्ड, और एक हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है जिसे नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ये देखो, नर्व कॉर्ड तो आपको बेटा नॉन कॉर्डेट में भी दिखती है। बताओ कहां तुमने नर्व कॉर्ड पढ़ा है? नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं भाइयों और बहनों। नर्व कॉर्ड तो तुम्हें नॉन कॉर्डेट्स में भी दिखी थी। बताओ नॉन कॉर्डेट्स में तुम्हें नर्व कॉर्ड कहां मैंने पढ़ाया है? ये हमारी ग्रीन वाली जो मैंने बनाई है, ये हमारी नर्व कॉर्ड है। हालांकि हमारी नर्व कॉर्ड और नॉन कॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। कॉकरोच में मैंने आपको बताया था, यस, कॉकरोच में मैंने आपको बताया था, करेक्ट। हालांकि हमारी जो नर्व कॉर्ड होती है, विच ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट्स एज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व कॉर्ड और उनकी नर्व कॉर्ड में बेटा फर्क होता है।
हमारी नर्व कॉर्ड और उनकी नर्व कॉर्ड में फर्क होता है, लेकिन अपने पास भी नर्व कॉर्ड होता है। मैं यहाँ नर्व कॉर्ड की बात नहीं बता रही हूं, मैं तो आपको बेटा बात बता रही हूँ नोटोकॉर्ड की। और नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट में होता है। आपको बेटा पॉरीफेरा से लेके हेमीकॉर्डेटा तक कहीं पे भी नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगा, ओनली एंड ओनली कॉर्डेट। और ये भी याद रखो, आपकी नर्व कॉर्ड हो या आपकी नोटोकॉर्ड हो, वो दोनों डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है। ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है। एक बात बताना, कॉकरोच में नर्व कॉर्ड कौन से तरफ था और कैसा था, किसी को भी अगर याद है? हमारा नोटोकॉर्ड हो या हमारा नर्व कॉर्ड हो, दोनों बॉडी के डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट है। आप ऐसे याद रख लो ना, नोटोकॉर्ड आगे जाके किससे रिप्लेस हो जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम कौन से साइड पे है बेटा? डॉर्सल साइड पे। वर्टिब्रल कॉलम किधर है? डॉर्सल। तो हमारा नोटोकॉर्ड कौन सी तरफ होगा? डॉर्सल होगा, कभी नहीं भूलोगे। उनका होता है वेंट्रल। और यही तो अंतर है बेटा उनमें और हम में। उनके पास नर्व कॉर्ड है, अपने पास भी है। उनके पास होती है डबल वेंट्रल सॉलिड। डबल होती है यानी दो होते हैं, वेंट्रल होती है, वेंट्रल पोजीशन पे होती है, और सॉलिड होती है। अपने पास भी नर्व कॉर्ड होती है। मैं अभी यहाँ पे आपको नर्व कॉर्ड की कहानी नहीं बता रही हूँ बेटा, मैं आपको कॉर्डेटा में या और अच्छे से बताऊंगी भी, लिखवाऊंगी भी, बट क्योंकि ये डायग्राम बता रही थी तो इसीलिए साथ में ही बता दिया मैंने तुम्हें। अपने पास नर्व कॉर्ड है बट सिंगल है, डॉर्सल है और हॉलो है। डन कर लो। मैं कंपेयर इसलिए कर रही हूं क्योंकि कंटेंट तो पढ़ चुके हो ना तुम तो बेटा कॉकरोच पढ़ चुके हो, तो तुम्हें तो रिलेट करना आना चाहिए। हमारे मोस्टली जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो यहीं पे एंड कर दिया जनरल कैरेक्टर्स में, नोटोकॉर्ड में। बट मैं आपको कुछ और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स बताना चाह रही हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीन हम देख लेते हैं। इसके अलावा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को समझने के लिए जो हमें फाइलम्स में यूज करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी की रीडिंग, और फिर हम पॉरीफेरा स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? डन। तो हमारे जनरल कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट हो गए। अभी आज जब मैं आपको पॉरीफेरा पढ़ाऊंगी ना बेटा, तो आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि ये जनरल कैरेक्टर्स आपको कैसे यूज करने हैं, वहां इनका यूजेज क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है? तो मैं एक चीज और लिख रही हूं, फिजियोलॉजी। जैसे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े हो ना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, तो मैं कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिखना चाह रही हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना? ये ग्लास चाहिए क्या भैया? थैंक यू भैया। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम तो तुम अब बेटा खुद कर सकते हो। नंबर 1, अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम तुमसे पूछूं तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट होगा। डेफिनेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। आगे जब भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम को लिखेंगे तो आप बेटा DS करके लिखेंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लिखेंगे कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट मतलब 2 ओपनिंग्स, इनकम्प्लीट मतलब 1 ओपनिंग। बता दो एग्जाम्पल्स, बता दो एग्जाम्पल। मुझे एग्जाम्पल्स ही चाहिए, यहां पे मैं तुम्हें बेटा वो नहीं करा रही हूं डेफिनेशंस, अनटिल एंड अनलेस कुछ नया है। ये तो तुमने बॉडी प्लान से ही समझ लिया। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एशके हेलमिंथेस अप टू कॉर्डेटा कह सकते हैं। अगर एनसीईआरटी में इस चैप्टर में लास्ट में जो टेबल दी हुई है उस टेबल को चेक करोगे, मैं भी तुमसे एक टेबल बनवाऊंगी जब मैं पूरा कॉर्डेटा, पूरा नॉन कॉर्डेट पढ़ा दूंगी, तो मैं तुम्हें एक टेबल बनाने के लिए कहूंगी, मैं हेल्प करूंगी उस टेबल को बनाने में। ठीक है ना? तो वहां अगर उस एनसीईआरटी के एकदम लास्ट में बेटा चैप्टर के एंड पे एक बड़ी टेबल देखो, उस टेबल में ना ये वाले फीचर्स लिखे हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कहूंगी बेटा सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस। कोई शक? क्लियर है? दूसरी बेटा बात हमें करनी है नंबर 2, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो यहां आपको बस एक पॉइंट लिखना है,
रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से चालू हुआ था, कहां से रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखना चालू हुआ था, उसके पहले तक सब में एब्सेंट है। आप उसी टेबल से देख पाओगे बेटा, अगर आप चाहो तो उस टेबल को एक बार एनसीईआरटी खोलो, उस टेबल को देखो। पॉरीफेरा में नहीं दिया हुआ है, सिलेंट्रेटा में नहीं दिया हुआ है, टीनोफोरा में नहीं दिया हुआ है, प्लैटीहेल्मिन्थेस में नहीं दिया हुआ है, एस्केहेल्मिन्थेस में नहीं दिया हुआ है, एनेलिडा में नहीं दिया हुआ है। स्टार्ट किया उन्होंने आर्थ्रोपोडा से, तो आप यहां पे वही पॉइंट लिखोगे, स्टार्टेड फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स, बस यही लिखना है। किसमें कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इंडिविजुअल फाइलम्स को पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये लिखो स्टार्टेड फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स, उसके पीछे आपने सब में एब्सेंट 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 देखोगे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद थर्ड जो आप ऑलरेडी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ चुके हो, इसको भी ना बेटा शॉर्ट में लिखना है आरएस। फिर हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को शॉर्ट बोल रही हूं बेटा, शॉर्ट में लिखेंगे सीएस, कंप्यूटर साइंस नहीं है ये, सीएस। अब यहां पे बेटा एक बात है, एक तो ये स्टार्ट हुआ है एनेलिडा से, ये स्टार्ट होता है एनेलिडा से, और यहां कंप्लीट और इनकम्प्लीट, सॉरी यहां ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात होती है। और ये वाली बात आप ऑलरेडी बॉडी फ्लूइड्स में कर चुके हो कि नहीं, कि एग्जांपल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, कर चुके हो, बताओ यस और नो, वापस से छापना नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन खोलिए और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से इसे पढ़िए। मैं लिख दे रही हूं, वापस से पोथियां बनाओगे कोई मतलब नहीं है, बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ा है। जब आप बोलते हो बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप कहते हैं कि ब्लड वेजल्स तो हैं, पुअरली डेवलप्ड है, एंड ब्लड वेजल्स नॉट बाउंडेड बाय कैपिलरीज। ब्लड वेजल्स कैपिलरी नेटवर्क से बाउंडेड नहीं होते, तो वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होते हैं। वो ब्लड को डंप करते हैं ओपन स्पेसेस में, जिन्हें साइनसेस बोला जाता है, जैसे आपने कॉकरोच के केस में पढ़ा। जब आप बोलते हैं ब्लड वेजल्स आर बाउंडेड बाय कैपिलरी नेटवर्क, तो आप बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तब आप बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, कैपिलरी है तो क्लोज्ड, कैपिलरी नहीं है तो ओपन। एंथे, वेरी गुड वेरी गुड, एंथे, शाबाश मेरी सबोला आर्मी। एंथे आपने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा। आप इस चैप्टर में हर एक एनिमल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ए फॉर आर्थ्रोपोड, बी फॉर बॉल, एन फॉर नॉन सेफेलोपोड मॉल्यूस्का। वैसे तो एनसीईआरटी में मॉल्यूस्का की दो कैटेगरीज बताई नहीं है, बट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं ये आपको बताऊंगी कि ये नॉन सेफेलोपोड मॉल्यूस्का का मतलब क्या होता है। टी फॉर ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट कहोगे कि मैम ट्यूनिकेटा तो आपने किसी भी फाइलम का नाम नहीं बताया। बिल्कुल सही बेटा, ट्यूनिकेटा एक्चुअल में एक सब फाइलम होता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है। कॉर्डेटा के अंडर एक सब फाइलम होता है जिसे ट्यूनिकेट या यूरोकॉर्डेट कहते हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी। H stands for बेटा हेमिकॉर्डेट, H stands for बेटा हेमिकॉर्डेट, एंड E stands for एकाइनोडर्मेट। जितने बचे वो सारे हो गए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। डन कर लो, डन कर लो एवरीबॉडी। जल्दी एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे और फिर बेटा हम क्या करेंगे, फाइलम स्पोरिफेरा, स्पॉन्जेस, ठीक है ना। डन हो जाए तो थम्स अप दे देना। डन, लव यू टू बेटा, लव यू टू बेटा, लव यू टू, लव यू टू। मैं बेटा चैट्स ऑफ कर रही हूं, क्योंकि ना जैसे एनसीईआरटी रीडिंग कराने लग जाओ तो आपकी आशिकी स्टार्ट हो जाती है।
तो अभी तो बेटा मैं आपकी उस आशिकी को सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी आशिकी अब तुम ही हो पढ़ाई, ठीक है ना। तो अभी हमें पढ़ना है, इसीलिए मैं इसको चैट्स को ऑफ कर देती हूँ, फिर हम ऑन कर देंगे, ठीक है। सीलोम के बारे में एक बारी देखो। प्रेजेंस ऑफ अ बॉडी कैविटी बिटवीन द वॉल, बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो हमने बोला भी ना, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में आपकी एक कैविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी कैविटी को आप बोलते हैं बॉडी कैविटी। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड एज सीलोम। ऐसी बॉडी कैविटी जो मेसोडर्म से लाइंड होती है उसे सीलोम बोलते हैं मैम, ठीक है। एनिमल्स possessing सीलोम आर सीलोमेट। ऐसे एनिमल्स जिनके पास सीलोम होता है उसे सीलोमेट बोलते हैं। इन्होंने यू सीलोमेट वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यू सीलोमेट बोल दो या सीलोमेट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने ना सीलोमेट वर्ड यूज किया है, ठीक है ना। जैसे कि बोला एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम जो दिख रहा है आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये कैविटी दिख रही है, ये मेसोडर्म दिख रहा है बेटा, दिस इज ट्रू बॉडी कैविटी। फिर बोला कि इन सम एनिमल्स बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, इंस्टेड mesoderm is present as scattered pouches between ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called as pseudocoelom and animal possessing them are called as pseudocoelomate. बोला ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जहां मैम मेसोडर्म ऐसे लाइन तो नहीं करता है, बट मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में, और यहां पे भी सीलोम बनता है, इसे स्यूडोसीलोम बोला जाता है। स्यूडोसीलोम जिनमें होता है उन्हें स्यूडोसीलोमेट एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। फिर बोला कि एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट दे आर कॉल्ड एज एसीलोमेट, जैसे प्लैटीहेलमिन्थिस, वो भी होता है बेटा, सिलेंट्रेटा भी होता है और टीनोफोरा भी होता है, जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है। ये प्लैटीहेलमिन्थिस का ही डायग्राम बना के बताया हुआ है, क्योंकि प्लैटीहेलमिन्थिस में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स थे, फिर भी बेटा क्या नहीं दिख रहा आपको सीलोम, क्योंकि स्प्लिट ही नहीं करती है, सॉलिड मेसोडर्म। आगे देखो, सेगमेंटेशन की बात करिए। इन एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद, एक्सटर्नल भी हो सकती है बेटा, इंटरनल भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, बट कंडीशन ये है विथ सीरियल रेपिटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल अर्थवम, फॉर एग्जाम्पल अर्थवम का मतलब एनालिडा, बेटा आधा अधूरा देते हैं, क्वेश्चन पूरा देते हैं। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ये तीनों एग्जाम्पल, फिनिश, खत्म। नोटोकॉर्ड का ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मली डिराइव स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में जिसकी भी ओरिजिन दी होती है सवाल आ जाता है, नहीं दिया है तो नहीं पूछेंगे, यूजुअली दिया है तो पूछेंगे। मेसोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डोर्सल साइड पे बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनता है इन सम एनिमल्स, क्योंकि कई के तो बेटा एडल्ट में भी तुम्हें नोटोकॉर्ड दिखेगा। आपने एग्जाम्पल में कॉर्डेटा जो लिखा है ना बेटा, कई कॉर्डेट्स में सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, कई कॉर्डेट्स में एडल्ट में भी नोटोकॉर्ड दिखता है बेटा, और कई बेटा एडल्ट ऐसे होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड, कई एडल्ट नहीं, और कई कॉर्डेट ऐसे होते हैं जिनके पास बेटा नोटोकॉर्ड तो नहीं होता, लेकिन वो फिर भी बेटा तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा बेटा, मैं तुम्हें क्यों ही बता रही हूँ, है ना, तुम्हारी बेइज्जती करने वाली थी बेटा मैं, पर फिर मुझे लगा इतना गहरा बेटा कॉन्टेक्स्ट तुम नहीं समझ पाओगे ना, कहोगे कि है मैम ये क्या बोली आप, है ना। चलो, मैं ये कहना चाह रही कि तुम्हारे पास है तो वर्टिब्रल कॉलम, बट तुम अभी भी हो तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में। मैं कहना ये चाह रही थी सीधे साफ भाषा में, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, टीचर हूं ना, तो उस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन दे दी मैंने तुम्हें। एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट, दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर आर नॉन कॉर्डेट। पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मिटा। बोलिए, कछु दुख दर्द, कोनो समस्या, कोनो दुख पीड़ा, जंत्रणा, बताइए। शुरू करें तो शुरू करें। कब मैंने ये सोचा था, रील्स तो बेटा ऐसी बकवास चीज हो गई है, सारे गाने खराब हो गए बेटा रील्स के चक्कर में, है ना। कब मैंने ये जाना था, चलो नो डाउट कोनो समस्या नहीं है हमारे बचवा लोगों का। कुछ गलत तो नहीं बोल रही हो ना बेटा, पर चला गलत कुछ भी बोली जा रही हूं। फाइलम पॉरीफेरा, चलिए आज इस फाइलम की बेटा शुरुआत करते हैं। फाइलम पॉरीफेरा, डिफरेंस बिटवीन नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम पढ़ाऊंगी जब मैं नोटोकॉर्ड पढ़ाऊंगी, तो करेक्ट है।
हेमिकॉर्डेटा हैज नोटोकॉर्ड, नो नॉट एट ऑल बेटा। हेमिकॉर्डेटा क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये एकाइनोडर्मेटा, इसीलिए तुम बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ एकाइनोडर्मेटा लिखा। बेटा एनसीईआरटी बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी एनसीईआरटी में ऐसी बेटा बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती रहती हैं बेटा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि एनसीईआरटी कभी तो कहती है नॉन कॉर्डेटा जो है एकाइनोडर्म तक है, और आगे जब मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी आप देखना वहां पे दिया हुआ है नॉन कॉर्डेट मींस अप टू हेमिकॉर्डेटा। नो, नोटोकॉर्ड हेमिकॉर्डेटा में नहीं होती बेटा, वो भी नॉन कॉर्डेट है। उनमें स्टोमोकॉर्ड नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, वो नोटोकॉर्ड नहीं है। जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं वो नॉन कॉर्डेट, यानी कि हेमिकॉर्डेटा भी है। एनसीईआरटी ने कंप्लीट एग्जाम्पल दिए कहाँ हैं, दिए कहाँ हैं? अभी तुमने इतने सारे बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, किसी में भी एनसीईआरटी ने कंप्लीट दिया हुआ था? एसिलोमेट कौन, ट्रूसिलोमेट कौन, रेडियली सिमेट्रिकल कौन, बाइलेटरली, सबका एग्जांपल दिया ही नहीं हुआ था। दो चार देके बेटा छोड़ दिया है। हाँ यस। अभी देखो फाइलम पॉरीफेरा की बात करते हैं बेटा। पॉरीफेरा मैं आपको सारे फाइलम्स को ना ऐसे ही पढ़ाऊंगी। देखो एनसीईआरटी अगर खोल के देखोगे तो एनसीईआरटी में तो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। अगर आप बेटा वैसे पैराग्राफ में पढ़ने के लिए जाएंगे तो बड़ी ही दुख दर्द और समस्या होगी, क्योंकि पैराग्राफ में चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती हैं। पैराग्राफ में चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में सारे फाइलम्स को उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे, आई प्रॉमिस यू आपको बहुत ही इजी और बेटर लगेगा। देखो लर्न तो तुम्हें करना ही है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम्हें लर्न नहीं करना पड़ेगा, लर्न तो तुम्हें ही करना पड़ेगा बेटा। एग्जाम्पल्स कौन, मैं थोड़ी लर्न करूंगी कि है ना, मेरे को तो आता है, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा बेटा। लर्निंग का तो कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। यू हैव टू मेमोराइज। आपको एग्जाम्पल्स के साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम तुम्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बट मैं तुम्हें फाइलम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को आसानी से तुम्हें याद हो जाए उसमें तुम्हारी सहायता करूंगी, ठीक है ना। कि पॉरीफेरा में देखो एनसीईआरटी के बियॉन्ड हमें बातें नहीं करनी, बेफालतू की फिजूल की बातें से कचरा नहीं भरना है दिमाग में। वैसे ही तुम्हारा बेटा बहुत कम है, उसको कचरे से भर लोगे तो फिर एक्चुअल चीज तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो हमें एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक सिस्टमैटिक होना चाहिए, ठीक है ना। अब बेटा लिखना चालू करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। जब आप पॉरीफेरा की बात करते हैं, पॉरीफेरा का नाम कहां से आया? इन्हें कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है। बाथ स्पॉन्ज एक होता है यहाँ पे, यू स्पॉन्जिया, इन्हें कॉमनली स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनका नाम पॉरीफेरा क्यों पड़ा? हम जितने भी फाइलम्स पढ़ेंगे उनके नाम का मतलब समझेंगे। सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा क्यों बोला, निडेरिया क्यों बोला, प्लेटीहेल्मिन्थिस क्यों बोला, टीनोफोरा क्या को बोला। तो पॉरीफेरा को पॉरीफेरा इसलिए बोला, पॉरी नाम आया है पोर से, पोर बियरर्स। इनके बॉडी में इतने छेद होते हैं, इतने बहुत सारे छेद होते हैं बेटा, बहुत सारे छेद होते हैं जिनसे पानी बॉडी के अंदर पानी आता है, क्योंकि ये पानी में ही रहते हैं। आपको पॉरीफेरा आपके बेटा गली मोहल्ले नुक्कड़ में नहीं मिलेगा कि चाय पीने गए धरती पे बेटा तुम्हें पॉरीफेरा हाय पॉरीफेरा करने लग जाओ, नहीं। पॉरीफेरा केवल और केवल पानी में मिलते हैं बेटा, ओनली एंड ओनली एक्वेटिक। हाँ समुद्र में भी मिलते हैं, समुद्र मतलब ओशन बेटा, जहां तुम गए नहीं हो, ठीक है ना। ओशन शायद जाने का मौका मिले कभी जीवन में बेटा, तो मजाक कर रही हूं यार, सुनो। पानी में मिलते हैं, समुद्र में ज्यादातर मिलते हैं, ज्यादातर समुद्री होते हैं। समुद्री मतलब मरीन वाटर। और मीठे पानी में यानी कि फ्रेश वाटर में, यानी कि रिवर यानी कि पॉन्ड्स, इनमें भी मिलते हैं फ्रेश वाटर में। बट फ्रेश वाटर बहुत ही कम होते हैं, ज्यादातर समुद्री होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, ठीक है ना। समझ गए? हाई पॉरीफेरा। सो पॉरीफेरा में पॉरी नाम आया है पोर्स। दे आर एक्चुअली बेटा पोर बियरर्स। अभी मैं डायग्राम बना के आपको बताऊंगी, बिल्कुल एनसीईआरटी को साथ लेके चलेंगे हम। दे आर पोर बियरर्स एंड बेटा दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, ठीक है बेटा। हमें ना सबसे पहले एक तो ये करना होता है और फिर हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करनी होती है, ठीक है ना। हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू करनी होती है। मैं सारे फाइलम्स में ऐसे ही पढ़ाऊंगी कि आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए दूंगी, जो अभी आपने पढ़ा है ना उसी के एप्लीकेशन। तो इस फाइलम में और अगले फाइलम में तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दूंगी, लेकिन इसके बाद बेटा आपको खुद से ये चीज लिखनी है। और मैं आपको पक्का प्रॉमिस कर रही हूं, पिंकी प्रॉमिस बेटा, पिंकी प्रॉमिस, आप जब तक टीनोफोरा प्लैटीहेल्मिन्थिस तक पहुंचोगे ना, आप मैक्सिमम चीजें खुद से लिख पाओगे, अगर आपने सिंसियरली लेक्चर्स को अटेंड किया है तो
तो आप ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को खुद लिख पाएंगे और आप ये रियलाइज करेंगे कि सारे जनरल कैरेक्टर्स आपको याद हो गए हैं, आपको सारे जनरल कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे, पक्का वादा, पक्का वादा, ठीक है। अच्छा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है हैबिटेट के लिए 2 लाइनें छोड़ दो, 2-3 लाइनें, ये मैं आपको बता दूंगी कि हैबिटेट मतलब ये रहते कहाँ है, कहाँ, जो मैंने आपको अभी बताया अभी, लेकिन इसके लिए 2 या 3 लाइन छोड़ दो। इसके अलावा बाकी फीचर्स को खुद लिखना स्टार्ट करो। LOO मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप करो सिमेट्री, सिमेट्री खुद से करो। फिर आप क्या करो बेटा, सिमेट्री के बाद नंबर 4 जर्म लेयर, सीक्वेंस कोई भी हो सकती है, कोई लोड नहीं है। आगे से जर्म लेयर को शॉर्ट में लिखना है GL। फिर बेटा सीलोम, फिर बेटा बॉडी प्लान, फिर बेटा मेटामेरिज्म, और फिर नोटोकॉर्ड। एब्सेंट है तो एब्सेंट लिख दो, नहीं तो क्रॉस लगा दो। प्रेजेंट है तो कैसा है वो लगा दो। ठीक है, देखो देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारे लोग अपना अपना मैच करो। सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिकल, मोस्टली एसिमेट्रिकल, ठीक है। जर्म लेयर क्रॉस, सीलोम क्रॉस, बॉडी प्लान सेल्यूलर एग्रीगेशन, बॉडी प्लान सेल्यूलर एग्रीगेशन, मेटामेरिज्म क्रॉस, नोटोकॉर्ड क्रॉस। बताओ सबने ये सही किया? और हमें सारे फाइलम्स के लिए ये सेम पैटर्न को फॉलो करना है बेटा, हमें इस सेम पैटर्न को फॉलो करना है जब भी हम कोई भी फाइलम को डिस्क्राइब करेंगे। अगर मैं इनके बेटा हैबिट और हैबिटेट की बात करूं कि कहां रहते हैं, कैसे होते हैं, तो एक तो मैंने आपको बताया सारे एक्वेटिक होते हैं, सारे समुद्र, सारे पानी में रहते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, मरीन का मतलब ज्यादातर समुद्री, फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ बेटा फ्रेश वाटर के पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे दीज आर सेसाइल एनिमल्स। जैसे कि उस दिन मैंने आपको सैटरडे वाली क्लास में बताया था कि आप बोल रहे थे लोकोमोशन की प्रॉपर्टी दिखती है एनिमल्स के अंदर, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब जहां प्रेजेंट है वहीं के वहीं अटैच्ड। अब जैसे ये ओशन में रह रहे हैं तो ओशन में जो सबस्ट्रेटम होता है, जो बेस होता है, जो नीचे का सरफेस होता है, उस सरफेस पर ही ये प्राणी अटैच्ड है। इट इज अटैच्ड टू द ओशन फ्लोर, it is attached to the substratum, it does not move and that is why the animal is sessile। ये होते हैं sessile, समझ रहे हो? तो मैं इसके बारे में लिखना चाह रही हूं all aquatic, mostly marine, few फ्रेश वाटर, एक फ्रेश वाटर पॉरीफेरा का नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो मैं यहीं पे बेटा एग्जाम्पल फ्रेश वाटर के लिए लिख दे रही हूं। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल स्पॉन्जीला, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल मैं लिख दे रही हूं स्पॉन्जीला, द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। अच्छा, इसके आगे मेरे पास यहां जगह नहीं है, आप बेटा यहीं पे बेटा कंटिन्यू करके लिखो। दीज आर सिसाइल। सिसाइल का क्या मतलब होता है बेटा? सिसाइल का मतलब होता है अटैच्ड टू दी सबस्ट्रेटम, अटैच्ड टू दी सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है बेटा ओशन फ्लोर, अटैच्ड टू दी सबस्ट्रेटम, अटैच्ड टू दी ओशन फ्लोर। समझ गए? यस, ठीक है ना? अटैच टू दी ओशन फ्लोर, अटैच टू दी सबस्ट्रेटम, इसे सिसाइल कहा जाता है। अब देखो, जनरल कैरेक्टर्स के बाद हमें फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें हमें पढ़ना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। हर किसी फाइलम में उनकी डाइजेशन, उनकी रेस्पिरेशन, उनकी फर्टिलाइजेशन, उनकी डेवलपमेंट मेंशन्ड नहीं है बेटा। हमें सिर्फ एनसीईआरटी का ही याद रखना है, क्योंकि बेटा आपको बहुत सारे फाइलम्स पढ़ने हैं, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, बहुत सारे। तो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को याद नहीं रखना, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में चीजों को करना है, इसीलिए सीक्वेंसिंग हम करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ना, तो हम लिख लेंगे नॉट मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, ठीक है ना, नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी कर देंगे। जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एनसीईआरटी में दी है टेबल में या थ्योरी में, उन चीजों को कवर करेंगे, बट सिस्टमैटिक जो फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं वो सबके लिए कॉमन फॉलो करेंगे, ताकि आपको कंटेंट याद रखने में आसानी हो। मैं एक चीज और आपके लिए करूंगी बेटा, जब भी मैं आपको 2-2, 3-3 फाइलम्स पढ़ा दूंगी ना, तो मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर दूंगी जहां आप कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो 2-2 फाइलम, 3-3 फाइलम को हम एक बार क्विक रिवाइज करेंगे जब हमारे पास फाइलम्स हम पढ़ लेंगे। अभी तो आज ही स्टार्ट किया है। तो जैसे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा हो गया, तीनों को साथ रिवाइज कर दिया। प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस हो गया, उनको साथ रिवाइज कर दिया, ताकि कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर हो जाए, किसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, किसमें एक्सटर्नल है, किसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, किसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है ना। लेकिन ये आपके लिए यूजफुल तभी होगा बेटा जब आप खुद से पढ़ के आएंगे, क्योंकि मैं तो आपको 10 बार भी रिवाइज करा दूंगी। फायदा तभी होगा आपका जब आप खुद से भी पढ़ के आएंगे, ठीक है। अब देखो, इसके बाद फिजियोलॉजी तो हम स्टार्ट कर दें, लेकिन फाइलम्स में, कई सारे फाइलम्स में कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि जब मैं आपको सिलेंट्रेटा पढ़ाऊंगी या नीडेरिया पढ़ाऊंगी, तो मुझे वहां पे आपको स्टिंगिंग सेल के बारे में बताना होगा। जैसे कि मैं पॉरीफेरा बता रही हूं, तो मैं कह रही हूं इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं। तो पहले हम इनके ऐसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें समझने हैं, हम पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जो इनके नाम से भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही बनाना है इनके बॉडी के। इनमें एनसीईआरटी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, टर्म्स कुछ दिए हुए हैं, उसे समझने के लिए नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ बेटा। पीएचडी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एनसीईआरटी की लाइंस की क्लैरिटी हमें रहे। स्पॉन्जोसील क्या होता है, कॉलर सेल्स क्या होते हैं, ऑस्क्यूलम क्या होता है, ठीक है ना। इस चीज को समझने के लिए एक बारी इस डायग्राम को बनाओ। एनसीईआरटी में दिया है, पॉरीफेरा एक ऐसा फाइलम है मैम जिसमें एक सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन तो बेटा यही आता है कि वाटर कैनाल सिस्टम होता किसके पास है। फिर इसमें क्या क्या है जो आपको समझना है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी बेटा होता है, एक सिस्टम जो एकाइनोडर्म्स में होता है, वाटर वैस्कुलर कहते हैं उसे, इसे वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। मैं यहां आपको ना पॉरीफेरा में समझाने जा रही हूं, उनके पॉरीफेरा बॉडी समझाने जा रही हूं मैं, पॉरीफेरा की बॉडी जिसमें छेद कैसे कैसे होते हैं, पॉरीफेरा क्यों बोला। एंड साथ में मैं यहां आपको इनके एक सिस्टम के बारे में बताऊंगी, जिस इनकी बॉडी ही कुछ इस तरीके से अरेंज होती है बेटा, इनकी बॉडी की लेयर जो बनाती है वाटर कैनाल सिस्टम। अभी देखना आप समझ पाओगे इसे वाटर कैनाल सिस्टम कहते क्यों है, आखिर इसे वाटर कैनाल सिस्टम आखिर कहते क्यों है। मैंने इसकी बॉडी जो बनाई है ना बेटा, अगर आप देख पा रहे हो, मैंने इसकी बॉडी में, मैंने इनके बीच में गैप रखे हैं। देखो, अगर देखा जाए तो इनकी 3 लेयर, मतलब बॉडी वॉल की लेयर्स होती है। जैसे आउटर लेयर को पिनाकोडर्म बोलते हैं, सबसे अंदर वाली लेयर होती है क्वानोडर्म बोलते हैं, बट वो एनसीईआरटी के टर्म्स है नहीं, तो मैं क्वानोडर्म, पिनाकोडर्म ये सब तो नहीं बता रही हूं। आप ये समझो कि मैंने इनकी बॉडी की वॉल बनाई हुई है, एक बाहर की तरफ मैंने बनाई हुई है व्हाइट कलर से, एक मैं अंदर की तरफ बना रही हूं येलो कलर से। इसकी चर्चा एनसीईआरटी ने की है। अभी समझना मेरी बात, ये जो मैं बेटा बॉडी वॉल बना रही हूं ना, एक मैं ऐसे वो लेबल भी कर देती हूं, ये इनकी बॉडी वॉल है, ये क्या है, इनकी बॉडी वॉल है, ताकि आपको ये ध्यान रहे। और मैंने इनकी बॉडी के ऊपर कितने सारे छेद बनाए हैं, देख रहे हो। ये मैं ग्रीन कलर से इसको वो कर देती हूं, देखो ये 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 सारे जो आपको बेटा, मैंने तो बहुत कम बनाए, बहुत सारे ऐसे माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे। ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं ना बेटा, इन्हें कहा जाता है ऑस्टिया। क्या कहा जाता है, ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या होता है, ऑस्टिया आर माइन्यूट पोर्स, ऑस्टिया आर माइन्यूट पोर्स
present in body wall for entry of पानी। समुद्र में रहते हैं ना, समुद्र में रहते हैं तो चारों ओर इनके बेटा पानी ही पानी है, पर पानी की एंट्री होनी क्यों है ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। ऑस्टिया उन छोटे छोटे पोर्स को बोलते हैं जिनके थ्रू पानी एंटर कर रहा है, एग्जिट कभी नहीं करेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ पानी की एंट्री होगी, सिर्फ और सिर्फ पानी की एंट्री होगी, H2O, सिर्फ और सिर्फ पानी की एंट्री होगी, एग्जिट नहीं होती। और इन्हीं बेटा हजारों इन्हीं छोटे माइन्यूट पोर्स की प्रेजेंस की वजह से इसे ऑस्टिया पोरीफेरा बोला जाता है। अब देखो पानी अंदर आया तो पानी अंदर कहां आता है मैम, ये जो अंदर का स्पेस है ना डमरू जैसा, इस अंदर का स्पेस को बेटा बोला जाता है स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जस के अंदर एक कैविटी जैसा दिख रहा है, ये बॉडी कैविटी नहीं है बेटा, इनके पास तो होती नहीं है, इसे बोला जाता है स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन्जोसील। बेटा ये फ्लो ऑफ वाटर तुमसे पूछेंगे, पानी कैसे कैसे कहां से कहां एंट्री करता है। सो देयर आर माइन्यूट पोर्स, जैसे आपने ऑस्टिया बोला, ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, किसके अंदर आता है, स्पॉन्जोसील में। क्यों आता है अभी मैं बताऊंगी, लेकिन इस पानी को बेटा बाहर भी मूव करके जाना है। बाहर एग्जिट करने का केवल मात्र एक रास्ता है मेरे बच्चे, एग्जिट करने का द्वार केवल एक है, और उस एग्जिट करने के द्वार को बोला जाता है ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम में फर्क है, फर्क है, फर्क है, हम तुम अलग हैं। यहां से पानी एंटर कर रहा है बेटा ऑस्टिया, और यहां से पानी एग्जिट कर रहा है, इससे कभी एंट्री नहीं होती बेटा, एग्जिट ऑफ पानी, ऑलवेज एग्जिट ऑफ पानी। शगुनी मामा एंटर्ड, यस मेरे बच्चे, रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है मेरे बच्चे, समझे ना। हाँ हल्के में मत लो, हल्के में मत लो मेरे को, हाँ सुनो। अब बेटा मैंने बोला ऑस्क्यूलम से क्या हुआ, ऑस्क्यूलम से पानी की एग्जिट हुई, ऑस्टिया से पानी की एंट्री होती है। कहां एंट्री होती है बेटा, आपकी स्पॉन्जोसील के अंदर एंट्री होती है। काम क्या है इसका अभी मैं आपको बता रही हूं। पहले तो ये जो यहां लिखते हैं बेटा, ये जो आपका वाटर कैनाल सिस्टम है, यही वाटर कैनाल सिस्टम है। इनकी बॉडी वॉल, बॉडी में इन चीजों का जो अरेंजमेंट है ना बेटा, वही एक सिस्टम बना रहा है जिसे आप वाटर कैनाल सिस्टम कह रहे हैं, जिसे आप वाटर कैनाल सिस्टम कह रहे हैं मेरे बच्चे, है ना। यस यस यस। सुनो पानी कैसे कैसे आया बेटा, पहले ऑस्टिया, ऑस्टिया से पानी गया कहां, स्पॉन्जोसील। पर आखिर क्यों मेरे बच्चे, तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसे पानी क्यों नहीं घूम रहा है, बताओ बताओ ना, कुछ तो कारण होगा ना बेटा, कुछ तो कारण होगा ना। बताओ, ये बेचारे क्या हैं बेटा, ये बेचारे हैं सिसाइल। इनका दुख समझो बेटा, इनका दर्द समझो, इनकी पीड़ा समझो। ये बेचारे सिसाइल हैं, ये कैसे खाएंगे, खाना कैसे आएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कैसे जाएगा, सारा कुछ करने के लिए बेटा पानी ही चाहिए इनको। पानी के थ्रू ही गैमीट का भी ट्रांसफर होता है बेटा। पानी ही क्या लेके आती है बेटा, गैसेस लेके आती है। पानी ही क्या लेके आती है, भोजन लेके आती है। पानी ही क्या करती है बेटा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करती है। पानी ही क्या करती है बेटा, गैमीट का ट्रांसफर करती है। क्योंकि ये बेचारे तो ठहरे बेटा, हम तो ठहरे, अरे हम तो ठहरे सिसाइल एनिमल, अरे ये सब काम कैसे करेंगे, हम चाहें भी तो किसी का खाना छीन के खा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो मूवी नहीं कर सकते ना बेटा। हाँ हम तो मूवी नहीं कर सकते हैं, हम तो पोरीफेरा है ना यार, हम तो सिसाइल हैं, हम कैसे मूव करेंगे। तो हमारे लिए बेटा एकमात्र उपाय है हमारे चारों ओर जो पानी है, और वही पानी जो बॉडी में मूव कर रहा है ना बेटा, दैट इज मूविंग विद द हेल्प ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम।
वैसे तो हर पॉरीफेरा की बॉडी एग्जैक्टली बेटा ऐसी नहीं दिखेगी, क्योंकि वाटर केनाल सिस्टम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बट वो प्रकार आपको बेटा नहीं करने हैं। वो प्रकार करने जाओगे तो ये प्रकार भूल जाओगे बेटा, तो उतना डिटेल नहीं करना है आपको, ठीक है ना। बढ़िया गाना, बहुत सही बेटा। सुनो, ऑस्टिया में पानी आया, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में आया और फिर ऑस्क्यूलम से बाहर चला गया। ये वाटर केनाल सिस्टम इनके डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, रिप्रोडक्शन में यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमीट में सहायता करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विद द हेल्प ऑफ वाटर केनाल सिस्टम क्या क्या सहायताएं हो रही है। भोजन आ रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है बेटा, एंड देन बेटा रिप्रोडक्शन, ट्रांसफर ऑफ गैमीट हो सकता है बेटा, ठीक है ना। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, आइए जानते हैं इस बड़े सवाल का आंसर। पहले मैं लिखती हूं विद वाटर, विद दिस, ऐसे लिख लो, विद दिस हेल्प्स इन डाइजेशन, gaseous exchange, excretion, रिप्रोडक्शन। लेकिन अभी मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई है बेटा। यहां तक तो ठीक है कि ऑस्टिया क्या होते हैं, स्पॉन्जोसील क्या होता है, अंदर के जो कैविटी को आप स्पॉन्जोसील बोल रहे हैं, ऑस्क्यूलम क्या होता है, सारी चीजें आप समझ चुके हैं, सारी चीजें बेटा आप समझ चुके हैं, है ना। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये पानी मूव कैसे करता है बेटा अंदर। जहां पे भी कहीं मूवमेंट होती है बेटा, बॉडी के अंदर याद है, हमारी बॉडी के अंदर आपने सिलिएटेड एपिथेलियम्स पढ़ी थी, जहां पे भी सीलिया होता है वहां मूवमेंट में हेल्प होती है। ट्रेकिया में सीलिया होता है, फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होता है एग की मूवमेंट के लिए। जब पानी ऑस्टिया के थ्रू बेटा बॉडी के अंदर आता है, स्पॉन्जोसील के अंदर, पानी यहां कैसे गोल 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 घूमता है, यहां पानी की मूवमेंट बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट, क्वेश्चन बनेगा यहां से। यहां बेटा इनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है, अंदर वाली लेयर में, द लेयर विच लाइन्स द स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील को जो लाइन कर रहा है, ये स्पॉन्जोसील है ना, तो अंदर जो उसको लाइन कर रहा है, यहां सेल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट्स। ये सिलिएटेड नहीं होते, हमारी बॉडी में सिलिएटेड सेल्स हैं, ये होते हैं फ्लैजिलेटेड, इनमें फ्लैजिला होती है, और इसी फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स या क्वानोसाइट्स की मदद से बेटा क्या करते हो, अंदर पानी की मूवमेंट। आपको सारे सेल्स बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को भी नहीं थी बेटा वैसे तो, फिर भी मैंने बना ली। ये रहा। अब हम कह रहे हैं दिस इज कॉलर सेल, या इसी को बोला जाता है क्वानोसाइट्स। स्टार मार्क कर रही हूं, ये पूरा का पूरा बेटा, वैसे भी मैं कुछ एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा नहीं रही हूं तुम्हें, तो स्टार मार्क करने का मतलब ये कि इसको ज्यादा फोकस करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे लेस इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बेटा, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। वाव डायग्राम तो हो गई। अब देखो बेटा, बिना डायग्राम के एनसीईआरटी तो डायरेक्ट दे देती है, तुम्हें समझ कैसे आएगा बेटा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा अगर डायग्राम ना बनाए। ऑस्टिया कहाँ, ऑस्क्यूलम कहाँ, स्पॉन्जोसील कहाँ, कॉलर सेल कहाँ, आपको नहीं समझ में आ सकता बिना ड्राइंग के। और अभी एनसीईआरटी ने स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर की कहानी बताई है, कैसे समझ में आएगा, है ना। तो कॉलर सेल्स या कॉनोसाइट्स के बारे में हम एक लाइन लिखेंगे, दीज आर फ्लैजिलेटेड सेल, these are flagellated cell that lines spongiocoel and helps in movement of water। अंदर जो पानी पूरा सर्कुलेट कर रहा है ना बेटा,
वो इसी की मूवमेंट से हो रहा है, वो इसी की मूवमेंट से हो रहा है, इसी कॉलर सेल में जो फ्लैजिला है, हाँ विकास बिल्कुल इसी के मदद से हो रहा है। पहले यहां तक बताइए किसी को कोई दुख दर्द समस्याएं, तब हम आगे बढ़ेंगे बेटा जीवन में। मुझे एक लास्ट चीज तुम्हें इस डायग्राम से रिलेटेड बतानी है बेटा। हमारी बॉडी में हमारे अंदर एक एंडोस्केलेटन है, हमारा एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। क्या है हमारा एंडोस्केलेटन, क्या है हमारा एंडोस्केलेटन, क्या है हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बेटा? हमारी बोन्स, हमारी कार्टिलेज, यही हमारी बॉडी की बेटा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। वो ढांचा है बेटा जिसकी मदद से हमारी पूरी मतलब हमारी बॉडी उसी पे सपोर्टेड है, हाँ या ना, राइट। इनकी बॉडी के अंदर भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंडोस्केलेटन लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ऑफ कोर्स वो हड्डियां तो होती नहीं है बेटा, हड्डियां तो हमारे पास है, ये तो भाई इतने लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इनके पास भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स बोन्स नहीं होते, उन्हें बोला जाता है स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स। कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स, कुछ कैल्शियम के, कुछ सिलिकॉन के बने हुए हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सपोर्टिंग एंडोस्केलेटन होती है, इनकी अंदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हें बोला जाता है बेटा क्या, स्पॉन्जिन फाइबर्स या स्पिक्यूल्स। तो ये जो आप बॉडी वॉल देख रहे हो ना, इसी बॉडी वॉल में प्रेजेंट होता है। मैं आपको ऐसे बना के बता दे रही हूं, जैसे ऐसे इस टाइप से मैं बना के बता दे रही हूं। दीज आर स्पिक्यूल्स, एक होते हैं स्पिक्यूल्स जो कैल्शियम और सिलिकॉन के होते हैं हार्ड स्ट्रक्चर्स, और एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है ना, दैट्स लास्ट फॉर दिस डायग्राम। इसके अलावा तो पॉरीफेरा के वैसे भी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं, अभी फिजियोलॉजी के मैं भी लिखवाती हूं। देखो दिस इज स्पॉन्जिन फाइबर्स, this is protein, and then they have beta this is spicule, spicule, कैल्शियम और सिलिकॉन, ये दोनों ही जो होते हैं इनके अंदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर ये दोनों ही सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। दैट्स इट फॉर द डायग्राम। ठीक है, अब देखो ना इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ना सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो लोड ही क्या है बेटा? सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में 2-4 पॉइंट्स लिखने हैं और डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है वो लिखना है, बाकी सब तो क्रॉस लगाना है, एब्सेंट 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 एब्सेंट। लेकिन बाकी जो पॉइंट्स दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। तो क्वेश्चन आता है बेटा कि क्या इंट्रा होता है या एक्स्ट्रा होता है, क्या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है या डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्वेश्चन आता है बेटा। तो द ओनली वे बेटा टू विन दिस चैप्टर इज प्रैक्टिस बेटा, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। ऐसा थोड़ी बेटा, हम भी आज के डेट में भी कई बार कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो कंसेप्चुअल नहीं है, जो रटने वाली है। एनिमल किंगडम इज दैट चैप्टर, बट आई प्रॉमिस बेटा, अगर मुझे याद हो सकता है तुम्हें भी याद हो सकता है, बस इट नीड्स प्रैक्टिस। इससे भागना नहीं है, इतने मजेदार तरीके से तो पढ़ रहे हैं बेटा, सिस्टमैटिक वे में भी पढ़ रहे हैं, तो भागना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं बोलना है कि मैम इतने एग्जाम्पल है कैसे याद रखे, इतने कैरेक्टरिस्टिक्स है कैसे याद रखे। तुम्हें वैसे भी एक्स्ट्रा नहीं बता रहे हैं, तुम्हें हर दिन मैक्सिमम 2 से 3 फाइलम्स पढ़ाएंगे, है ना, अभी तो एक ही है, ऐसे कभी आगे। तो तुम्हें बेटा भागना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। एंड बेटा पता है ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चे कभी गलत नहीं करते हैं क्वेश्चन यूजुअली। इतने बेटा इतने हमारे पास एग्जाम मतलब बच्चे मिले हैं हमसे, है ना, मैंने अक्सर देखा है बच्चे इस चैप्टर में गलती नहीं करते हैं। वैसे गलती तुम्हारी उसी में होती है, फिजियोलॉजी में। इसमें बच्चा गलती नहीं करता एक्चुअल में, इसमें बच्चा करेक्ट ही करके आता है। और 2 से 3 सवाल आते हैं, मतलब 12 नंबर। समझ रहे हो क्या वेटेज है इस चैप्टर की? अच्छी खासी वेटेज है ना। चलो फिजियोलॉजी करते हैं। अब हमें कोई भी फाइलम पढ़ना है तो हमें इसी प्रकार से करना है बेटा, कि अगला जो होगा पॉइंट वो होगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में
डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो सबसे पहले मैं इसी के बारे में बता देती हूं। ऑफ कोर्स डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, बट बेटा देयर डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटा इंट्रासेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन? क्या मतलब होता है इंट्रासेल्यूलर या एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का? कई में दोनों होते हैं, इंट्रा एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों। इनके अगले दोनों फाइलम्स के अंदर एक्स्ट्रा इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन दोनों होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटा इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा? इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का मतलब होता है सेल्स के अंदर, विद इन द सेल्स डाइजेशन बोल रहे हो ना, विद इन द सेल डाइजेशन बोल रहे हो ना बेटा? यस, हाँ। अब विद इन द सेल डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने खाना खाया तो आपके स्टमक के अंदर खाना गया। अब क्या आपका खाना स्टमक के सेल्स के अंदर घुस रहा है बेटा? जा रहा है क्या आपका खाना? पता है आपको कुछ जिंदगी में एम्ब्रियोज जाता है क्या आपका खाना सेल के अंदर? नहीं। आपके सेल से एंजाइम्स बाहर आते हैं, आपके सेल से डाइजेस्टिव जूस बाहर आते हैं, आपके सेल से एंजाइम बाहर आ रहा है, डाइजेस्टिव जूस बाहर आ रहा है, और फिर आपका फूड जो है डाइजेस्ट हो रहा है। आपका जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। सेल के बाहर जूस आया, एंजाइम्स आए, फिर फूड के ऊपर एक्ट किए और फिर फूड को बेटा तोड़ा, फूड डाइजेस्ट हुआ। बट ऐसे एनिमल्स जिनमें इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हो रहा है, तो सेल्स के अंदर बेटा फूड कंपोनेंट्स डाइजेशन होना विद इन द सेल। हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, हमारे एंजाइम्स बाहर आते हैं, तो विद इन सेल डाइजेशन। सेल्स के अंदर डाइजेशन हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन, पॉरीफेरा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि इंट्रासेल्यूलर है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। ज्यादातर फाइलम्स के लिए ज्यादा मेंशन नहीं है। जैसे इसके अगले दो फाइलम्स है ना बेटा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, उनमें एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों दिखते हैं। उसके बाद से यूजुअली आपको एक्स्ट्रा सेल्यूलर ही मिलता है। तो ये फूड के कंपोनेंट है, ये सेल है, और ये सेल के अंदर डाइजेशन है। सेल, फूड, ठीक है ना। अब बेटा बाकी तो आधे सिस्टम्स तो इन पे एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और वैसे भी मैक्सिमम चीजें वाटर कैनाल सिस्टम की मदद से ही हो जाती है, जो इनका स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशलाइज्ड फीचर है। सो इनके लिए तो मैं लिख दूंगी डायरेक्ट एब्सेंट। फिर मैं बात कर रही हूं बेटा रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लास्ट के कुछ पॉइंट्स है, अगला फाइलम हम कल ही स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ये भी मैं बता दूं, हर एक फाइलम के लिए रिप्रोडक्शन नहीं दिया हुआ, हर एक फाइलम के लिए फर्टिलाइजेशन नहीं दिया हुआ, हर एक फाइलम के लिए डेवलपमेंट नहीं दिया हुआ। सीक्वेंस हम यही रख रहे हैं एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, बट इसके लिए दिया हुआ है। अब मैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन की अगर बात करूं तो एनसीईआरटी ने ये सारे पॉइंट्स बेटा इंपॉर्टेंट, ऑल दी पॉइंट्स। आज एक ही फाइलम पढ़ा है, आपके पास टाइम भी होगा रिवाइज करने के लिए। जब आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले आपको सेक्सुअलिटी बतानी है। एनसीईआरटी कहती है कि पॉरीफेरा बाइसेक्सुअल होते हैं। बेटा बाइसेक्सुअल हो गया या हर्माफ्रोडाइट हो गया, अब तो आपको इनके मतलब पता है, क्योंकि मैंने कॉकरोच पढ़ाते वक्त आपको बताए हैं। हर्माफ्रोडाइट हो गया या फिर आपने बोल दिया बेटा मोनोइशियस। पहली जिम्मेदारी तो ये कि आपको ये सारे टर्म्स मालूम होने चाहिए कि एक ही चिड़िया के नाम है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम कर लिया तो ये क्या है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा, बस ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं उसी चक्कर में। बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट या मोनोइशियस, ये सारे एक ही चिड़िया के नाम है, एक ही शब्द है, एक ही शब्द है। अगर आप किसी को बाइसेक्सुअल बोल रहे हो मतलब वो हर्माफ्रोडाइट है, मतलब वो मोनोइशियस है, और इसका मतलब होता है ऐसा ऐसा प्राणी जिसके सेक्सेस सेपरेट नहीं है। एक ही ऑर्गेनिजम्स में अंदर देखोगे तो आप बॉटनी से रिलेट मत करना प्लीज, ठीक है ना। एक ही प्राणी के अंदर आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों दिखेंगे, ठीक है ना। जैसे अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होता है, उसमें काटोगे टेस्टिस भी मिल रही है, ओवरी भी मिल रही है। यूनिसेक्सुअल कॉकरोच है,
मेल अलग कॉकरोच है, फीमेल अलग कॉकरोच एग्जिस्ट करती हैं। और यूनिसेक्सुअलिटी को डायोशियस भी बोला जाता है। आपने कॉकरोच वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ी भी है बेटा। सो दिस इज बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब होता है सेक्सेस नॉट सेपरेट, सेक्सेस नॉट सेपरेट। यहां सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, सेक्सेस बेटा अलग नहीं होते, ठीक है ना? यस। और जब आप बेटा इनकी रिप्रोडक्शन देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है बाय गैमीट फॉर्मेशन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है फ्रैगमेंटेशन। दोनों रिप्रोडक्शन दिख रही है बेटा, एसेक्सुअल बाय फ्रैगमेंटेशन, और सब में एनसीईआरटी का बता रही हूं, सब में एनसीईआरटी का बता रही हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा विद गैमीट फॉर्मेशन। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल दिखती है। क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब आप लोगों को नहीं पता है बेटा? क्या आप लोगों ने कॉकरोच में नहीं पढ़ा है? विद इन बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना कॉकरोच का जैसे होता है, ह्यूमंस में जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है। फ्रॉग के जैसे अगर होता तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होती, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती। और इनमें जो डेवलपमेंट होती है, मैंने आपको एकाइनोडर्मेटा पढ़ाते वक्त आई एम श्योर ये तुम्हारे दिमाग तक गुजार दिया होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है वाया लार्वल स्टेजेस, वाया लार्वल स्टेजेस which is morphologically distinct from adult। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्योंकि लार्वा बन रहा है, लार्वा की शक्ल सूरत मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट से बिल्कुल भिन्न है। दैट्स इट। एग्जाम्पल्स बचे हैं इस फाइलम में, तो बहुत ही कम एग्जाम्पल दिए हैं, सिर्फ 3। तो केवल और केवल आपको हर्मेफ्रोडाइट दिखते हैं, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, पर सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं, और बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो बच्चा ना अपने हिसाब से बहुत सारी तरीकों से चीजें याद रख सकता है। जैसे अगर मैं होती, वैसे मुझे तो याद है, पर अगर मैं होती तो मैं ऐसे याद करती कि मैम ने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स फिजियोलॉजी में बताए ना, सिर्फ मैम ने एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा बताया है जिसमें कि बोथ दिख रहा है आपको, रिप्रोडक्शन, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। बाकी सब मैंने देखो अगर बताए हैं फीचर तो वो सिंगल है। जैसे डाइजेशन सिर्फ इंट्रासेलुलर बताया मैम ने, जैसे मैंने सिर्फ बाइसेक्सुअल बताया, सिर्फ मैंने इंटरनल फर्टिलाइजेशन बताई, सिर्फ मैंने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बताई। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से याद रखने में कंफर्टेबल होते हो, जिससे तुम्हारी एग्जाम हॉल में एकदम से क्लिक करे। सिर्फ रिप्रोडक्शन ऐसा था जिसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों है। अब बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूं, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज बेटा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। कॉमन नेम जो है इसका वो है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और साइंटिफिक नेम जो है इसका वो है स्पॉन्जिला। फिर आता है बेटा साइकॉन। बेटा इनके फोटो भी पहचानने आने चाहिए। साइकॉन का कॉमन नेम होता है स्काइफा। और लास्ट आता है बेटा यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया का कॉमन नेम होता है कॉमन बाथ स्पॉन्ज। एनसीईआरटी में डायग्राम्स पहचानने आने चाहिए, कौन सा साइकॉन बनाया हुआ है, कौन सा यू स्पॉन्जिया बनाया हुआ है, कौन सा स्पॉन्जिला बनाया हुआ है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। डन डनाडन डन कर लो एनसीईआरटी की रीडिंग, फिर टाटा बाय बाय बेटा, छुट्टी। फिर तो बल्ले बल्ले, शावा शावा। सुपर लेक्चर मैम, थैंक यू। एग्जाम्पल तो तुम एनसीईआरटी से भी नोट कर सकते हो। कहाँ है ये देखो, मैंने इसी स्पॉन्जिला का डायग्राम बनाया था, इस स्पॉन्जिला का। देखो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, सबकी बॉडी में कितने छेद है देख रहे हो। ये साइकॉन है, ये यू स्पॉन्जिया है,
और ये स्पॉन्जिला है। बेटा यू स्पॉन्जी और स्पॉन्जिला में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, किसको कॉमन बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, किसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। गलती मत करना, स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्जिया इज कॉमन बाथ स्पॉन्ज, ठीक है ना। Members are commonly known as beta sponges. They are marine. Marine मतलब समुद्री and mostly asymmetrical animal. Primitive metacellular, multicellular होते हैं, यानी पैराजोआ होते हैं। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इन्होंने तो बेटा बहुत ही अनऑर्गेनाइज दिया हुआ है, हमने तो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में ये चीज पढ़ी है। स्पॉन्जेस के पास वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर केनाल सिस्टम होता है। इसको डिस्क्राइब किया इन्होंने, वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल टू अ सेंट्रल बॉडी में अंदर कैविटी होती है स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउटसाइड वाया ऑस्क्यूलम। मैंने पूरा डायग्रामेटिकली तुम्हें समझा दिया है बेटा, है ना। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट, इवन रिप्रोडक्शन। बोला ये जो पाथवे है पानी का, ये फूड गैदरिंग, खाना गैदर करने में, रेस्पिरेशन में, रिमूवल ऑफ वेस्ट, सब में सहायता करता है। क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स जो कि फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, इट लाइंस द स्पॉन्जोसील एंड द केनाल्स, ठीक है ना। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है। बॉडी सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन जो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स की बनी है। हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी मेल एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, यानी कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है फ्रैगमेंटेशन से, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं गैमीट फॉर्मेशन से, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड एग्जाम्पल। दैट्स इट। कल की क्लास में सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा दोनों पढ़ेंगे। टीनोफोरा छोटा है, सीलेंट्रेटा थोड़ा बड़ा है। आई होप आप लोगों को बेटा मस्त समझ में आया होगा, जितना भी कुछ आपको आज पढ़ाया गया है। आई होप बेटा आप लोगों को मस्त समझ में आया होगा। डू लेट मी नो, हाँ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों को बेटा कैसा लगा लेक्चर के बाद, कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर। और बेटा यस, आप लोगों को एक गाना सुनाती हूँ जो मैंने अभी अभी बेटा यकीन में भी सुनाया है, पर मेरे को लिरिक्स देख के सुनाने पड़ेंगे, तो मैं बेटा लिरिक्स देख के सुनाती हूँ, ठीक है ना। हो कहाँ गया गाना? ये रहा गाना, ठीक है ना। चलो सुनाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुनो, प्यारा गाना। वैसे मैं शायद मैं फर्स्ट टाइम गा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं फर्स्ट टाइम गा रही हूँ कि नहीं, ठीक है ना। एक तो गाने का प्रेशर बेटा तुम लोगों ने ऐसे दिया है ना, गाना गाना गाना। बट ठीक है, जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना कि मैम पूरी क्लासेस के बाद गाना सुन के हमें बहुत मजा आया, तो इसीलिए बेटा गाना सुनाया जाता है ताकि आपका स्ट्रेस रिलीव हो जाए। कुछ बच्चे तो सिर्फ पढ़ते नहीं होंगे, सिर्फ गाना ही सुनने के लिए आए होंगे, उनके लिए गाना नहीं है। जो पढ़ाई करते हैं और फिर बेटा माइंड फ्रेश करने के लिए गाना सुनते हैं, उनके लिए। हालांकि मैं इतनी सुरीली नहीं हूं बेटा, वो तो जाके बेटा वैसे भी गाना सुन ही सकते हैं। मेरा कौन सा गाने का वो वेट कर रहे होंगे। खैर देखो, सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं कहीं बैर ना हो, कोई गैर ना हो, सब मिल के चलते चले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू। दूसरा पैराग्राफ बेटा फिर लंबा हो जाता गाना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो। बट हम जिस गगन के तले हैं बेटा, खास करके अभी अगर मैं मनीष से पूछूं ना तो कहेगा मेरे जीवन में गम भी है, दुख भी है, मेरा जीवन ही सबसे खराब है ना। तो आइडियलिस्टिक सिचुएशन है कि जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो। बट अप्रोच क्या होनी चाहिए जीवन की कि कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें, क्योंकि बेटा आप
खुद सोचो ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम भी कितने लोगों के गमों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, आंसुओं के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिर हमारे साथ भी वो चीजें हो जाती है। और फिर बेटा हम ऐसी धरती पे रह रहे होते हैं जहां सब एक दूसरे को, बेटा क्या गाने में कहा है कि सब जहां बैर ना हो कोई गैर ना हो, यहां तो बेटा अपनों को भी लोग गैर समझने लगते हैं, क्योंकि बेटा कई अपने करते हैं ऐसे गैरों वाला काम। बट अपने लेवल पे आप चीजें सही कर सकते हो। आप दूसरों को तो बेटा कभी जिंदगी में ठीक, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आके एक चीज बहुत अच्छे से मैंने रियलाइज की है बेटा, मैं आप लोगों को एक बात, चलो जाते जाते मैं आप लोगों को एक ज्ञान दे देती हूँ। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक चीज रियलाइज की है समय के साथ, तो मेरे 4 साल अभी कंप्लीट हो जाएंगे PW में बहुत जल्द, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो एक चीज मैंने रियलाइज की है कि आप लोगों को बता तो सकते हैं चीजें, सही क्या है गलत क्या है, जैसे जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूं या जितने बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं उनको मैं बता सकती हूँ कि बेटा दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ये सही है ये गलत है। लेकिन आप किसी को बदल नहीं सकते हैं, है ना, आप किसी का और ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कभी मेरी लाइफ में ऐसा था भी ना, अगर कभी होगा ना किसी के जीवन में ये सोच के आप किसी के ओपिनियन को बदल देंगे, तो आप बदल नहीं सकते हैं बेटा। इंसान अगर अपनी ओपिनियन बदल रहा है तो वो खुद ही बदल रहा है, बना रहा है तो भी वो खुद ही बना रहा है। मे बी शायद कोई नजरिया आप किसी को दे सकते हैं, किसी चीज को देखने का नजरिया आप किसी को बता सकते हैं, है ना, बट आप एग्जैक्टली उनके डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, करना भी नहीं चाहिए। बट अगर आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है चीजों को देखने का, तो इसमें बुराई क्या है। तो आई थिंक वही मैं करने की कोशिश करती हूँ कि देयर इज आई गिव यू सम अदर पर्सपेक्टिव, कि यार जीवन के ये भी पर्सपेक्टिव होते हैं। और मैं एक चीज और साथ में ऐड करना चाहूंगी कि बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है बेटा। आप विश्वास करो या ना करो वो तो खैर आपके ऊपर है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीजें मैं आपको बोलती हूँ ना, मैं अपने जीवन में भी कोशिश करती हूँ कि वैसी बनूं। इट्स नॉट दैट कि मैं सिर्फ आपको ज्ञान दे रही हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी इंसान, बहुत परफेक्ट हूँ, नो, आई ऑल्सो ट्राई नॉट टू हर्ट पीपल इन माई लाइफ, आई ट्राई नॉट टू बी मीन, आई ट्राई जब भी मेरे सामने कोई आए तो अगर मैं एक छोटी सी स्माइल कर सकती हूँ तो मैं एटलीस्ट एक छोटी सी स्माइल तो कर ही दूं, है ना। इंसान हमेशा याद रखता है आपने उसको कैसा फील करवाया, है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे को वो इंसान ऐसे फील कराता तो मुझे कैसा लगता, तो आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ, मैं उसको अपने शूज में, मतलब उल्टा तो नहीं बोल रही कुछ ना, तो मैं अपने आप को उसके शूज में रख के देखती हूँ कि मेरे को कैसा फील होता, तो मैं ट्राई करती हूँ, आई ट्राई, है ना। कभी कभार ऊपर नीचे इंसान है हम, हो सकता है, बट जानबूझ के नहीं करना चाहिए। गाने के साथ साथ ज्ञान के लिए बेटा इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू।